चैप्टर 1201 टू 1210। ये कबीले का एक सदी में एक बार होने वाला पुश्तैनी पूजा समारोह आखिरकार शुरू हो गया था। पूरे ये कबीले के लिए पैतृक पूजा समारोह एक भव्य आयोजन था जो 100 वर्षों में आना मुश्किल था। दूर दराज के सभी शाखा परिवारों ने भी समारोह में शामिल होने के लिए अपने अपने प्रतिनिधि भेजे थे। एक पल में पूरा ये कबीला शोर और उत्साह से भर गया। समारोह में शामिल होने के लिए दूर दराज के शाखा परिवारों के अलावा और भी कई ताकतवर ताकतों ने अपने अपने प्रतिनिधि भेजे थे। भीड़ के बीच अनगिनत विशेषज्ञ थे। ये कबीले का एक लंबा इतिहास रहा है। ये क्लान के इतिहास में जाने वाले ये क्लान के कुछ सदस्यों के अलावा ये क्लान के अधिकांश सदस्यों को पता नहीं था कि ये क्लैन का जन्म कब हुआ और यह कब फलने फूलने लगा। हालांकि ये कबीले के लंबे इतिहास को सभी ने व्यापक रूप से स्वीकार किया था। संपूर्ण पैतृक पूजा समारोह प्राचीन काल से चले आ रहे रीति रिवाजों का पालन करता था। ये कबीले के वर्तमान कुलपति विभिन्न अनुष्ठानों के प्रभारी थे। अपने पूर्वजों का सम्मान करने के अलावा उन्हें स्वर्ग में बलिदान भी चढ़ाना पड़ता था। उदाहरण के लिए ये कबीले के पैतृक पूजा समारोह के दौरान युवा पीढ़ी के बीच प्रतियोगिता आधिकारिक तौर पर सुबह अनुष्ठान पूरा होने के बाद शुरू होगी। युवा पीढ़ी के बीच इस प्रतियोगिता का उपयोग न केवल युवा पीढ़ी के सर्वश्रेष्ठ का चयन करने के लिए किया गया, बल्कि इसने अन्य शक्तिशाली ताकतों के लिए एक छिपी चेतावनी के रूप में भी काम किया। युवा पीढ़ी की ताकत का सीधा संबंध बल की भावी समृद्धि से था। यह थोड़े समय में नहीं देखा जा सकता है, लेकिन अगर किसी बल की युवा पीढ़ी का सफाया हो जाता है तो यह एक टूटी हुई पीढ़ी को जन्म दे सकता है। लंबे समय से स्थापित बल के लिए यह एक भयानक बात थी। युवा पीढ़ी की ताकत का सीधा संबंध बल की भविष्य की समृद्धि से था। यह थोड़े समय में भले ही न दिखे, लेकिन अगर किसी बल की युवा पीढ़ी का सफाया कर दिया जाए तो यह एक टूटी हुई पीढ़ी का कारण बन सकता है। एक लंबे इतिहास वाली सेना के लिए यह बहुत भयानक बात थी। ये कबीले के पैतृक पूजा समारोह के दौरान प्रतियोगिता भी दूसरों को यह बताने का एक तरीका था कि युवा पीढ़ी के बीच ये कबीले के कई विशेषज्ञ थे। ये कबीला अब फल फूल रहा था और निकट भविष्य में ये कबीला फलता फूलता रहेगा। जिन लोगों के पास ये कबीले पर डिजाइन थे उन्हें जल्द से जल्द हार मान लेनी चाहिए। कई ताकतें ये कबीले की छिपी चेतावनी और दिखावा करने के इरादे से अच्छी तरह वाकिफ थीं, इसलिए वे इससे अच्छी तरह वाकिफ थीं। हालांकि उन्होंने इस पर अधिक ध्यान नहीं दिया, क्योंकि यदि वे ये कबीले की स्थिति में होते तो वे भी ऐसा ही करते। दूसरे शब्दों में, उनके जैसी शक्तिशाली ताकतें आसानी से एक दूसरे से लड़ने का चुनाव नहीं करेंगी, क्योंकि अगर वे ऐसा करते हैं तो दोनों पक्षों को भारी नुकसान होगा। यह दो खूंखार बाघों की तरह था जो समय समय पर एक दूसरे से टकराते हुए एक दूसरे को चेतावनी देते थे। इस समय ये माओ, ये क्या और ये क्याओ क्याओ टूर्नामेंट के लिए पंजीकरण बिंदु के पास उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे। ये जुनहाए और ये जुन्यान लुओए सिटी शाखा परिवार के प्रतिनिधि के रूप में पहले ही दर्शक सीटों में प्रवेश कर चुके थे। इस समय केवल वे ही यहाँ थे। प्रतियोगिता शुरू होने वाली थी, लेकिन ये शिवेन के ठिकाने का अभी भी कोई पता नहीं चल रहा था। वरीयता प्राप्त खिलाड़ियों के रूप में प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए शाखा परिवारों और मुख्य परिवारों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के एक हिस्से के अलावा अन्य लोग भी पंजीकरण के लिए स्वतंत्र थे, और पंजीकरण का समय सुबह स्मारक समारोह के दौरान था। अगर वे चूक गए तो वे इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पाएंगे। ये माओ लुओए सिटी शाखा परिवार के प्रतिनिधि के रूप में भाग ले रहे थे। उनके नाम की सूचना पहले ही दी जा चुकी थी, इसलिए पंजीकरण जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हालांकि ये जिवेन के पास लुओए सिटी शाखा परिवार के प्रतिनिधि का दर्जा नहीं था। अगर वह भाग लेना चाहता है तो उसे अपना पंजीकरण कराना होगा। इसके अलावा ये माओ इस बार की प्रतियोगिता की तुलना में ये जिवेन की सुरक्षा को लेकर अधिक चिंतित थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि एक शिवेन ने इस प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया था। वैसे भी अगली प्रतियोगिता में भाग लेना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन अगर ये जिवेन की सुरक्षा को लेकर कोई समस्या थी तो उनके लिए यह एक वास्तविक पृथ्वी को हिला देने वाली घटना होगी। इस संबंध में न केवल वे बहुत चिंतित थे, बल्कि ये जुनहाए और ये जुन्यान भी बहुत चिंतित थे, क्योंकि ये जिवेन इस दुनिया में उनके भाई का एकमात्र रक्तबीज था। यदि वह इस पुश्तैनी पूजा समारोह के बाद भी प्रकट नहीं हुआ तो दोनों भाइयों को उसे खोजने के लिए कुछ संपर्कों का उपयोग करना होगा। वे उसे कतई कुछ नहीं होने दे सकते थे। दूसरा भाई अभी तक क्यों नहीं आया? क्या सच में उसे कुछ हुआ है? इस समय ये क्याओ क्याओ ने थपथपाया और कहा, बकवास मत करो, दूसरा भाई अच्छा आदमी है, स्वर्ग उसकी मदद करता है, उसे कुछ कैसे हो सकता है? ये माओ ने जल्दी से कहा, मैंने यह नहीं कहा कि दूसरे भाई को कुछ हुआ है, बस मामले में। ये क्याओ क्याओ ने कुछ शिकायतों के साथ कहा, लेकिन वह यह भी समझती थी कि उसका बड़ा भाई इतना घबराया हुआ क्यों था। इस दौरान ये जिवेन की बात से पूरा लुओए शहर का शाखा परिवार घबरा गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह बहुत लंबे समय से बाहर था। कुछ महीनों के लिए या यहाँ तक कि 1 या 2 साल के लिए किसी मिशन पर जाना उसके लिए सामान्य था। हालांकि
येशिवेन के जाने से पहले उन्होंने केवल इतना कहा था कि इसमें कुछ दिन लग सकते हैं। नवीनतम में वह आधे महीने में वापस आ जाएगा। यह कोई बहुत लंबा काम नहीं था। उन्होंने यहाँ तक था कि वह इस साल की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए वापस आएंगे। कौन जानता था कि वह 3 महीने के लिए चला जाएगा और कोई खबर ही नहीं थी। इससे वे काफ़ी घबरा गए। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब वे येशिवेन के मिशन के बारे में पूछने के लिए कानून प्रवर्तन हॉल में गए तो कानून प्रवर्तन हॉल भी झिझक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वे कुछ बोल ही नहीं पा रहे हों। इससे वे और भी बेचैन हो उठे। यह देखते हुए कि समय सीमा धीरे धीरे आ रही थी, तीनों लोग और अधिक चिंतित होने लगे। येशिवेन कहाँ है? इतने में साइड से थोड़ी ठंडी आवाज आई। तीनों लोगों ने सिर घुमाकर देखा। उन्होंने देखा कि एक युवक एक शानदार पोशाक में बड़े कदमों से उनकी ओर चल रहा है। उनका ऐसा आभामंडल था जिसकी बराबरी आम लोग नहीं कर सकते थे। ये जिंग, ये माओ ने अपने सामने वाले व्यक्ति की पहचान ली। एक और ये जिंग भी इस दौरान प्रसिद्ध थी। वह पहले ही बहुत प्रसिद्ध था, लेकिन अब वह और भी प्रसिद्ध हो गया था। एक और कारण यह था कि उसने यह भी सुना था कि ये कस्वेन और ये जिंग के बीच कुछ मतभेद थे। ये फैन ने पहले भी अनजाने में इसका जिक्र किया था, जिससे वह घबरा गया था। अब जब येशिवेन यहाँ नहीं थी, ये जिंग दरवाजे पर आया, जिससे वह अचानक घबरा गया। क्या वह परेशानी देखने आया था? ये जिंग ने अपने सामने 3 लोगों को नज़रअंदाज कर दिया। वह सिर्फ इतना जानता था कि उसके सामने जो 3 लोग थे वो येशिवेन के भाई और बहन लग रहे थे। ऐसे लोग उनकी नज़र में बिल्कुल नहीं थे। अगर येशिवेन के साथ उसका रिश्ता नहीं होता तो वो शायद इन 3 लोगों की तरफ देखता भी नहीं था। वह शायद उन्हें समझ भी नहीं पाता। येशिवेन कहाँ है? मैंने उसे क्यों नहीं देखा? ये जिंग की आंखों ने इधर उधर देखा और येशिवेन का कोई निशान नहीं था। इससे वह थोड़ा हैरान हुआ। इस बार वे इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए विशेष रूप से निकले। प्रतियोगिता में अद्भुत होने के अलावा वो येशिवेन से पूरी तरह से छुटकारा भी पाना चाहता था। येशिवेन ने जियागू जेंगहाओ को अपंग कर दिया। भले ही वह अभी भी बंद कमरे में प्रशिक्षण ले रहा था, फिर भी उसने इस मामले के बारे में सुना। इसने अचानक उसे क्रोधित महसूस किया। इस तरह की लाइमलाइट उन्हें करनी चाहिए थी। कौन थे येशिवेन? उसे नहीं पता था कि येशिवेन का वंश कहाँ से आया था। येशिवेन एक हरामी था जो कई वर्षों से बाहर भटक रहा था। उसके साथ तुलना करने के लिए उसके पास क्या योग्यताएं थीं? पहले उन्होंने मार्शल एसेंस्टॉवर को पास किया। वह मूल रूप से एक झटके में प्रसिद्ध होना चाहता था। कौन जानता था कि ये फैन और येशिवेन के परिणाम उसे पूरी तरह दबा देंगे। इन दोनों लोगों के परिणामों की तुलना में उसके परिणाम कुछ भी नहीं थे। बाद में यह और भी बुरा हो गया। उन्हें बंद कमरे में प्रशिक्षण के लिए ले जाया गया। ये फैन ने सबसे पहले कई विरोधियों को हराया और जल्दी ही प्रसिद्ध हो गया। जियागू जेंगहाओ के साथ लड़ाई के साथ येशिवेन पूरी तरह से ये कबीले में प्रसिद्ध हो गए। यह लड़ाई ही उसके लिए ये कबीले के युवा स्वर्ग के गौरव के बीच स्थान पाने के लिए पर्याप्त थी। यह चकाचौंध करने वाला था। कुछ देर तो हर कोई उसके बारे में पागलों की तरह बातें कर रहा था। उसके जैसे एक नए उभरते सितारे का उल्लेख नहीं करना, यहाँ तक येसुई, ये यूलिंग और अन्य अनुभवी प्रतिभाओं पर भी उसकी छाया पड़ गई थी। इससे वह और भी दुखी हो गया। इस प्रतियोगिता में उसे सभी उत्कृष्ट नायकों को दबा देना चाहिए और विशेष रूप से येशिवेन को हराना या मारना भी चाहिए। तभी वह अपने दिल में नफरत को निकाल पाएगा। उन्हें देखने दें कि अंत में ये परिवार का नंबर 1 जीनियस कौन था। यह येसु, ये चेंगलोंग, ये फैंग या येशिवेन नहीं था। इसके अलावा येशिवेन कहीं से भी नहीं आई थी। ये वही थे, ये जिंग। वह ये क्लैन के नंबर 1 जीनियस के पूरी तरह से योग्य था। अब जबकि उसने महत्वपूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया था, उसका भविष्य असीम था। लेकिन कौन जानता था, अब तक उसने येशिवेन को प्रकट होते हुए नहीं देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे येशिवेन गायब हो गई हो। इससे वह अत्यंत दुखी हो गया। यह वह लड़ाई थी जहां वह ये कबीले में प्रसिद्ध होने वाला था। यदि सोपान के रूप में पर्याप्त वजन वाला कोई नहीं होता तो वह अपनी ताकत कैसे दिखा सकता था? अगर वो येशिवेन को पूरी तरह से अपने पैरों तले नहीं रौंद सका तो वो अपने दिल से नफरत को कैसे खत्म कर पाएगा? इसलिए जब उसने देखा कि पंजीकरण की समय सीमा निकट आ रही है, लेकिन येशिवेन अभी तक प्रकट नहीं हुआ था, तो वह इन 3 लोगों के पास आने के लिए तैयार हुए बिना नहीं रह सका। वह अब यहाँ नहीं है। ये माओ को नहीं पता था कि अब क्या कहना है, इसलिए वह केवल गहरी आवाज में कह सकता था, यहाँ नहीं। क्या ऐसा हो सकता है कि वह डरता हो? ये जिंग ने उपहास किया और कहा। उनकी राय में शायद यही एकमात्र कारण था। अन्यथा ये जिंगवन प्रतियोगिता में प्रसिद्ध होने का इतना अच्छा मौका कैसे छोड़ सकती थी? उनके दिल में बस एक ही जुनून था कि दुनिया में मशहूर हो जाओ। इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं था। चाहे वह मार्शल एसेंस्टॉवर को तोड़ना हो या प्रतियोगिता में चैंपियनशिप जीतने की तैयारी करना हो, यह सब इसी उद्देश्य के लिए था।
क्या अधिक है, अगर वह चैंपियनशिप जीत सकता है तो परिवार के उच्च अधिकारी से प्रशिक्षण और लाभ भी अपरिहार्य थे। उसे विश्वास नहीं था कि येज़िवेन शोहरत और दौलत दोनों हासिल करने के लिए इतने बड़े मौके के लालच में नहीं आएगी। इसलिए यदि वह नहीं दिखा तो केवल स्पष्टीकरण यह था कि वह डर गया था। अंत में वह नहीं जानता था कि यह बेचारा लड़का कहाँ से आया है। उसके साथ उसकी तुलना कैसे की जा सकती है। मैंने सुना है कि उसने जियागू जेंगहाओ की मार्शल आर्ट को पनगु बना दिया है। वह वास्तव में खुद पर बहुत गर्व करता है। वह सिर्फ कचरे का एक टुकड़ा है। यह अच्छा है कि उन्होंने इस बार भाग नहीं लिया, नहीं तो अगर वह मुझसे मिलता तो मैं उसे बता देती कि वह हमेशा एक कूड़ेदान की तरह रहेगा और मेरी तुलना नहीं की जा सकती है। ये जिंग ने ठंडेपन से कहा। क्या ऐसा है? दूर से एक ठंडी आवाज आई। क्या ऐसा है? दूर से एक ठंडी आवाज आई। इस ठंडी आवाज के साथ एक सियान आकृति धीरे धीरे दूर से आ रही थी। जल्द ही सभी ने इस व्यक्ति को देखा, लेकिन यह येज़िवेन नहीं था, तो यह और कौन हो सकता है? येज़िवेन ने सियान रंग का लहंगा पहना हुआ था और वो ये जिंग की तुलना में बहुत कम खूबसूरत था, लेकिन उसका स्वभाव ऐसा था जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। येज़िवेन, ये जिंग ने दांत पीसकर कहा। येज़िवेन की उपस्थिति के साथ ये जिंग ने तुरंत अन्य लोगों के अस्तित्व को नज़रअंदाज कर दिया और येज़िवेन को जमकर घूरा। येज़िवेन सीधे उसके पास से गुजरे जैसे कि उसने उसे देखा ही नहीं और पंजीकरण के प्रभारी बुजुर्ग के सामने चला गया और कहा, मुझे गिन लो। पंजीकरण के प्रभारी बुजुर्ग ने येज़िवेन को गहराई से देखा और फिर सूची में उसका नाम लिख दिया। आप अंत में दिखाई दिए, मुझे लगा कि आप काया होंगे। ये जिंग ने उपहास किया और येज़िवेन की ओर देखा। भले ही तुम काया हो, मैं नहीं करूंगा, येज़िवेन ने उदासीनता से कहा और फिर बस ये जिंग को नज़रअंदाज कर दिया और सीधे ये माओ और अन्य दो की ओर चल पड़े। वे मूल रूप से येज़िवेन के बारे में बहुत चिंतित थे और सोचते थे कि शायद उसे कुछ हो गया है, लेकिन अब जब उन्होंने उसे सबके सामने देखा, सुरक्षित और स्वस्थ, वे स्वाभाविक रूप से बहुत उत्साहित थे। आपको चिंतित करने के लिए क्षमा करें। येज़िवेन भी बहुत स्पष्ट था कि वह 3 महीने के लिए गायब हो गया था और वे उसके बारे में बहुत चिंतित थे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सही सलामत वापस आना किसी भी चीज़ से बेहतर है, ये माओ ने मुस्कुराते हुए कहा। यह देखकर कि येज़िवेन वापस आ गया था, उनका दिल अचानक शांत हो गया। येज़िवेन मुस्कुराए और उनके दिल में एक गर्माहट का संचार हुआ। हालांकि लुओए शहर का शाखा परिवार बहुत शक्तिशाली नहीं था और कुल मिलाकर कुछ ही लोग थे, लेकिन यह परिवार के उन सदस्यों के लिए पर्याप्त था जो उसकी परवाह करते थे और यह लुओए शहर के शाखा परिवार में होने से बहुत बेहतर था। ये परिवार की हजारों शाखाएं थीं, लेकिन उनमें से सभी लुओए सिटी शाखा परिवार की तरह सामंजस्यपूर्ण नहीं थीं। क्या आप अभी भी मुस्कुरा सकते हैं? ये जिंग ने उपहास किया और कहा, मुझे आशा है कि जब तुम मुझसे मिलोगे तब भी तुम मुस्कुरा सकते हो। ये जिंग ने निश्चित रूप से नहीं सोचा था कि येज़िवेन अपनी ताकत के साथ बीच में ही बेवजह खत्म कर दी जाएगी। हालांकि उसे पूरा विश्वास था कि वह येज़िवेन को हरा सकता है, इसका मतलब यह नहीं था कि वह येज़िवेन को कम आंकेगा। किसी ऐसे व्यक्ति को जरूरत से ज्यादा आंकना अतिशयोक्ति नहीं होगी जो जियागू जेंघाओ को पनगु बना सकता है। हालांकि चाहे वह खुद को कितना भी कम आंके, उसे खुद पर पूरा भरोसा था। अधिकांश जीनियस भी ऐसे ही थे। यदि उनके पास इस प्रकार का आत्मविश्वास नहीं होता तो उनके लिए अपने वर्तमान स्तर तक पहुंचना बिल्कुल असंभव होता। येज़िवेन बस मुस्कुराए और उससे बहस नहीं की क्योंकि यह अर्थहीन था। ये जिंग ने देखा कि येज़िवेन उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं कर रहा था और अचानक उसे लगा कि वह एक झिड़की मांग रहा है। वह केवल गुस्से में जा सकता था और कसम खाई कि अगर उसने फिर से अखाड़े में येज़िवेन को देखा तो वह निश्चित रूप से उसे एक गहरा सबक सिखाएगा। दूसरा भाई, आप अंत में वापस आ गए हैं। पिता और तीसरे अंकल इन दिनों मरने के लिए चिंतित हैं। ये जिंग के जाने के बाद ये क्याओ आगे बढ़ने और कहने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। क्षमा करें, एक दुर्घटना हुई थी। येज़िवेन ने कुछ शर्मिंदगी से अपना सिर खुजलाया और कहा, अपनी इस संबंधित बहन के सामने उसके पास कहने के लिए बहुत कुछ नहीं था। ठीक है, अभी इसके बारे में बात नहीं करते हैं, यह शुरू होने वाला है। ये माओ ने ये क्याओ को पूछना जारी रखने से रोक दिया क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इस अवधि के दौरान येज़िवेन के पास गायब होने का एक कारण रहा होगा। इसके अलावा वह डरता था कि यह कुछ अच्छा नहीं था, इसलिए अब पूछना बेकार था। जैसे ही वे बोल रहे थे, पूरा आकाश एक विशाल घंटी के बजने की आवाज से भर गया। सभी जानते थे कि पितृपूजन समारोह की लड़ाई शुरू होने वाली थी। पैतृक पूजा समारोह का स्थान इस बार गेस्ट सिटी के भीतर था। हालांकि यह मुख्य स्थान में नहीं था, लेकिन गेस्ट सिटी के भीतर एक छोटे आयाम में था। इस तरह के एक छोटे विमान को विशेष रूप से लड़ाई के स्थल के रूप में खोलने में सक्षम होने के लिए यह स्पष्ट था कि ये परिवार की विरासत कितनी गहरी थी। हालांकि यह उस विशाल विनाशकारी शक्ति को ध्यान में रखते हुए भी था जिसे युद्ध के दौरान उत्पन्न किया जा सकता था। हालांकि ये केवल ये परिवार की युवा पीढ़ी के योद्धा थे, लेकिन उनमें से सबसे कमजोर कम से कम कानून चरण के दायरे में आधा कदम था।
लगभग सभी वरीयता प्राप्त प्रतियोगी लॉ फेज दायरे और उससे ऊपर के विशेषज्ञ थे। ऐसे विशेषज्ञों की विनाशकारी शक्ति बिल्कुल अकल्पनीय थी, जब तक वे क्यूई पर्वत क्षेत्र को पूरी तरह से नष्ट नहीं करना चाहते थे। अन्यथा एक छोटा विमान चुनना सबसे उपयुक्त तरीका था। जब ये जिवेन ने इस छोटे विमान में प्रवेश किया तो उन्होंने पाया कि पूरा विमान पहले से ही युवा पीढ़ी के अनगिनत विशेषज्ञों से भरा हुआ था। युवा पीढ़ी के अनगिनत विशेषज्ञ इस संसार में एकत्रित हुए थे। उनका आभामंडल आपस में टकराया और आकाश में बह गया। दूर से देखने पर यह पहले से ही बहुत चौंकाने वाला था। ये माओ, ये कै, ये क्याओ और अन्य पहले ही दर्शकों की सीटों में प्रवेश कर चुके थे। हालांकि ये माओ को भी लड़ाई में भाग लेना था, वे एक वरीयता प्राप्त प्रतियोगी थे, इसलिए उन्हें पहले कुछ राउंड में भाग लेने की आवश्यकता नहीं थी। हालांकि यह केवल ये परिवार की आंतरिक लड़ाई थी। साइन अप करने वालों की संख्या 1 मिलियन से अधिक थी। उनमें से 10 लाख से अधिक युवा विशेषज्ञ थे जो कानून के चरण के दायरे और उससे ऊपर के आधे चरण में थे। ये परिवार की गहरी विरासत को दिखाने के लिए काफी था। इन लोगों की लगातार स्क्रीनिंग की जानी थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से इसमें लंबा समय लग गया। उन लोगों के लिए जिन्हें शाखा परिवारों और मुख्य परिवारों द्वारा चुना गया था, उन्हें स्वाभाविक रूप से इन क्रूर ऑडिशन से नहीं गुजरना पड़ा और वे सीधे बाद की लड़ाइयों में प्रवेश कर सकते थे। यह जीनियस के लिए एक सुरक्षा उपाय भी था। किसी भी स्थान पर बलवानों को विशेष विशेषाधिकार प्राप्त थे और प्रतिभाएं युवा पीढ़ी के प्रबल विशेषज्ञ थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनके पास भी विशेष विशेषाधिकार थे। बूम! एक विशाल आभा एक पल में बह गई। अनगिनत आध्यात्मिक ची एक रहस्यमय शक्ति द्वारा एक विशिष्ट रूप में घनीभूत होने लगी। यह एक जादुई तलवार निकली। सभी इसे अचंभित होकर देख रहे थे। आध्यात्मिक क्यूई का रूप उन नियमों का प्रकटीकरण था जिन्हें उसने समझा था। सामान्यतया उनके जैसे लोगों के लिए कानूनों की अभिव्यक्ति को देखना बहुत कठिन होगा। भले ही वे सफल हो सकें, यह ज्यादातर पट्टियों के रूप में होगा। हालांकि स्वर्ग के टियर पर पहुंचने के बाद इन नियमों का प्रकटीकरण विभिन्न रूपों में होगा। कुछ देग हो सकते हैं, कुछ ब्लेड हो सकते हैं, कुछ संसार हो सकते हैं, इत्यादि। उनमें से प्रत्येक अलग होगा। इसलिए जिस क्षण से जादू की तलवारें दिखाई दी, हर कोई जानता था कि यह स्वर्ग के टियर का एक भयानक विशेषज्ञ था। हेवन टियर का कोई विशेषज्ञ ही ऐसा दृश्य बना सकता है? नहीं, स्वर्ग क्षेत्र के कई विशेषज्ञ भी इस स्तर की डिग्री हासिल नहीं कर सके। वह राजसी आकृति हर किसी की आंखों में धुंधली थी। वे सीधे उसके चेहरे की ओर भी नहीं देख सकते थे, क्योंकि वे केवल शून्यता का ढेर ही देख सकते थे। वे उसका चेहरा बिल्कुल नहीं देख पाए। स्वर्गलोक के विशेषज्ञ पहले ही स्वर्गीय मार्ग से जुड़ चुके थे। ठीक उसी तरह जैसे कानूनों के साथ विलय करना जिसे आम लोग नहीं देख सकते थे, वे भी उसका चेहरा तब तक नहीं देख सकते थे जब तक कि वह नहीं चाहता था, या यदि वह समान स्तर की शक्ति तक पहुंच गया होता। हालांकि वे उसका चेहरा स्पष्ट रूप से नहीं देख पाए, फिर भी बहुत से लोग उसे तुरंत पहचान गए। वह भगवान कुलपति है, यह भगवान कुलपति है, यह भगवान कुलपति है। उनके अलग अलग मूल के कारण इन लोगों को संबोधित करने के तरीके में भी अंतर थे। जिन्हें लॉर्ड पैट्रियार्क कहा जाता था, वे मुख्य ये परिवार के विशेषज्ञ थे, और जिन्हें लॉर्ड पैट्रियार्क कहा जाता था, वे विभिन्न शाखा परिवारों के विशेषज्ञ थे। जाहिर है, मुख्य ये परिवार के विशेषज्ञों की तुलना में वे थोड़े दूर के थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस बार कुलपति भगवान व्यक्तिगत रूप से आएंगे। अतीत में भगवान कुलपति व्यक्तिगत रूप से प्रतियोगिता में नहीं आएंगे। ऐसा लगता है कि इस बार वह विशेष रूप से गंभीर हैं, किसी ने भावुक होकर कहा। हालांकि ये परिवार में पैतृक पूजा समारोह एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी, और लॉर्ड पैट्रियार्क के रूप में उन्हें भाग लेना था, प्रतियोगिता नहीं थी। यह सिर्फ एक साइड इवेंट था। इस समय किसी ने सोचा, अगर मैं अच्छा प्रदर्शन करता हूं और जब समय आता है, अगर मुझे कुलपति भगवान द्वारा महत्व दिया जा सकता है, तो क्या मैं एक ही कदम में आकाश तक नहीं पहुंच पाऊंगा और एक उल्का वृद्धि होगी? किसी ने तिरस्कारपूर्वक कहा, उल्कापिंड का उदय? इसके बारे में सोचना भी मत। यह कैसे संभव है? लॉर्ड पैट्रियार्क ने बहुत लंबे समय से एक शिष्य को स्वीकार नहीं किया है। यहाँ तक कि वे शीर्ष प्रतिभाएं भी उनके ध्यान के योग्य नहीं हैं, आपको तो छोड़ ही दीजिए। दरअसल सभी की नज़र में, चाहे वह किसी भी तरह के जीनियस हों, वे अपने लॉर्ड पैट्रियार्क से तुलना नहीं कर सकते थे। हर कुछ 100 वर्षों में हमेशा कई प्रतिभाएं होती हैं, लेकिन इन लोगों में एक पीढ़ी में लॉर्ड पैट्रियार्क जैसा व्यक्ति नहीं हो सकता है। यही अंतर था। भविष्य में मैं निश्चित रूप से उसकी जगह लूंगा। भविष्य में यह ऐसा होना चाहिए। एक असली आदमी को ऐसा होना चाहिए। कुछ लोग असामान्य रूप से चौंक गए थे, लेकिन इससे भी अधिक लोग थे जो महत्वाकांक्षी थे और भविष्य में कुलपति भगवान को बदलने के लिए अपना मन बना चुके थे। बेशक ये लोग युवा पीढ़ी में सबसे अच्छे थे। अपने अपने शाखा परिवारों या मुख्य परिवारों में वे सभी शीर्ष व्यक्ति थे। वे व्यापक विचारों वाले और महत्वाकांक्षी थे। शिखर पर कौन नहीं पहुंचना चाहता? ये परिवार में लॉर्ड पैट्रियार्क निस्संदेह सबसे शक्तिशाली और सम्मानित व्यक्ति थे। अनगिनत लोग उसकी हर हरकत पर ध्यान देते।
ये परिवार के क्षेत्र में वह किसी सम्राट से अलग नहीं था। येज़िवेन की निगाहें आकाश में कुलदेवता के चित्र पर मजबूती से टिकी थीं। यहाँ तक पूरे प्राचीन बैरेंस महाद्वीप में ये परिवार के कुलपति भगवान शीर्ष शख्सियतों में से एक थे। प्राचीन बैरेंस महाद्वीप में वह एक शक्तिशाली व्यक्ति था जो दुनिया को सिर्फ एक झटकों से हिला सकता था। उसके शरीर से आने वाले शक्तिशाली उतार चढ़ाव ने येज़िवेन को आशंकित कर दिया। इन उतार चढ़ावों ने उसे अपने दिल की गहराई से एक तरह का आतंक महसूस कराया। यदि यह व्यक्ति उसका दुश्मन होता तो शायद उसे मौत के घाट उतारने के लिए केवल एक छोटी उंगली की आवश्यकता होती। हालांकि उसकी पीठ पर शैतान के पंख थे और सुनहरे रंग का अत्याचारी रूप भी था, लेकिन वह उन्हें हर समय बनाए नहीं रख सकता था। यदि वह ऐसे गुरु से मिलता है तो यह एक अघुलनशील मृत्यु समस्या होगी। सौभाग्य से यह व्यक्ति उनका दुश्मन नहीं था, बल्कि ये परिवार का कुलपति था। हालांकि उनके विचार दूसरों से अलग थे। वह उसे जमा नहीं करना चाहता था, न ही वह उसे बदलना चाहता था। इसके बजाय उन्होंने उसे एक मील का पत्थर माना। भविष्य में वह कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसे पार किया जा सकता है, न कि जिसकी तुलना की जा सकती है। येमो के प्रभाव में येज़िवेन की दृष्टि सामान्य लोगों की तुलना में अनगिनत गुना व्यापक थी। स्वाभाविक रूप से वह यह नहीं सोचेगा कि यह पहले से ही शिखर था। यह उनके जीवन का सिर्फ एक लक्ष्य था। ये कबीले के प्रमुख की भयानक आभा ने येमो को भी चौंका दिया, जो त्यानयुवान दर्पण में सो रहा था। इतना मजबूत। येमो ने आकाश में ये कबीले के प्रमुख की आकृति को देखा और कहा, मुझे डर है कि उसने पहले ही देवत्व की साधना कर ली है। दूर नहीं, दूर नहीं। इतना कहने के बाद वह तुरंत गहरी नींद में सो गया। अब जबकि त्यानयुवान मेरा पृथ्वी के शिखर स्तर तक उन्नत होने की प्रक्रिया में था, भले ही वह जाग गया हो, यह केवल एक अस्थायी जागरण होगा। ये कबीले के कुलपिता की आभा बहुत भयानक थी। भले ही येज़िवेन दिव्य लोक में आरोहण कर चुका होता, वह ऐसे विशेषज्ञ से निपटने में सक्षम नहीं होता। शायद ये कबीले के कुलपति ने पहले ही आकाशीय क्षेत्र के शिखर पर कदम रख दिया था। इसके अलावा पॉकेट वर्ल्ड की गहराई में हाफ प्लेन्स की परतों पर परतें थीं। कुछ प्रभामंडल देवताओं के समान शक्तिशाली थे। उनमें से कुछ प्रमुख बलों के विशेषज्ञ थे जो समारोह देखने आए थे। ये परिवार के कई विशेषज्ञ भी थे। ये ऐसे लोगों का समूह थे जिनके पास पूरे प्राचीन बैरेंस महाद्वीप में अकल्पनीय शक्ति थी। भले ही वे ये कबीले के प्रमुख के रूप में शक्तिशाली नहीं थे, फिर भी वे दुर्लभ भयंकर विशेषज्ञ थे। लेकिन कोई बात नहीं, चाहे वे स्वर्ग के क्षेत्र में अत्याचारी हों या कमजोर, वर्तमान येज़िवेन के लिए वे बेहद शक्तिशाली अस्तित्व थे। वे देवताओं से अलग नहीं थे, अस्तित्व जो उसे एक उंगली से मार सकते थे। स्वर्ग क्षेत्र, स्वर्ग और मनुष्य की एकता। उपस्थित असंख्य कुलीनों का यही लक्ष्य था। यदि वे स्वर्ग के क्षेत्र में कदम रख सकते हैं तो उनका पूरा जीवन मौलिक परिवर्तन से गुजरेगा। एक महत्वहीन व्यक्ति से वे एक महान हस्ती बन जाएंगे जो पूरे प्राचीन बैरेंस महाद्वीप की स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं। ये कबीले के इन युवा कुलीनों पर अनगिनत उज्ज्वल निगाहें पड़ीं, जैसे कि वे अपने हृदय, यकृत, प्लीहा, फेफड़े और गुर्दे के माध्यम से देख सकें। इन नज़रों के बीच येज़िवेन को भी कई ठंडी नज़रें महसूस हुईं। कुछ उस क्षेत्र में उतरे जहां विदेशी विशेषज्ञ बैठे थे, जबकि कुछ उस क्षेत्र में उतरे जहां ये क्लान विशेषज्ञ बैठे थे। येज़िवेन को पता था कि जियागू कबीले के विशेषज्ञ उसे विदेशी विशेषज्ञों की निगाह से देख रहे थे। उसने जियागू झेंगहाओ को पनबू बना दिया था, इसलिए यह अजीब होगा अगर जियागू कबीले के विशेषज्ञों ने उसे आंख को भाता हुआ पाया। जिस क्षेत्र में ये परिवार के विशेषज्ञ बैठे थे, उन ठंडी और शत्रुतापूर्ण निगाहों को ये परिवार के बड़े शॉट होने चाहिए जो उससे शत्रुता रखते थे। तो ज़िवेन ने अपने मन को संयमित किया। सेलेस्टियल बीम दायरे के इन बड़े शॉट्स के सामने वह बस एक चींटी की तरह था जिसके पास वापस लड़ने की कोई शक्ति नहीं थी। अब एक ही रास्ता था कि सेलेस्टियल बीम क्षेत्र के उन बड़े शॉट्स पर भरोसा किया जाए जो विरोध करने में उसका समर्थन कर सकते हैं। हालांकि ये परिवार के संरक्षक ने उन्हें लंबे समय तक इंतजार नहीं करने दिया। वह एक क्षण रुका और बोला, सब लोग। उनकी आवाज ने ध्वनि की लहरें पैदा की, तुरंत अन्य सभी ध्वनियों का सत्यानाश कर दिया। इस समय मानो पूरी दुनिया में बस यही चकाचौंध करने वाली आकृति रह गई हो। हर कोई मोहित था, चाहे वे जो पहले आत्मसमर्पण कर चुके थे या युवा पीढ़ी के वे महत्वाकांक्षी प्रतिभाएं जिन्होंने उन्हें बदलने की कसम खाई थी, वे इस समय केवल चुपचाप सुन सकते थे। ये परिवार की युवा पीढ़ी के बीच यहाँ हर कोई सबसे अच्छा है। आप सभी प्रतिभाशाली हैं जो स्वर्ग और पृथ्वी की भावना को बनाए रखने के लिए पैदा हुए हैं। पितृपूजन समारोह के दौरान हमने इस प्रतियोगिता को आयोजित करने का कारण आप में से वास्तविक अद्वितीय प्रतिभाओं का चयन करना है। उस समय हम उनकी खेती करने की पूरी कोशिश करेंगे। मुझे उम्मीद है कि हर कोई सर्वश्रेष्ठ के लिए प्रयास करने की पूरी कोशिश करेगा। मेरा मानना कि ये परिवार के कई बुजुर्ग बहुत समझदार हैं। जब तक आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं, आप निश्चित रूप से दफन नहीं होंगे। ये परिवार के संरक्षक ने जोर से कहा। इस बार यह साबित करता है कि हमारा मुख्य परिवार प्रतिभाओं को विकसित करने में संकोच नहीं करता है।
पहले स्थान के लिए इनाम 9 रिवॉल्यूशन ताइक्वान गोल्डन पिल होगा। क्या 9 रिवॉल्यूशन ताइक्वान गोल्डन पिल? वह क्या है? इस बार ऊपर वाले बहुत उदार हैं। उन्होंने 9 रिवॉल्यूशन की ताइक्वान गोल्डन पिल भी निकाल ली। हे भगवान, मुझे इस बार जीतना ही होगा। जो कोई भी मेरा रास्ता रोकने की हिम्मत करेगा वह बिना किसी कब्रगाह के मर जाएगा। एकाएक सब लोग खौलते पानी की तरह गरजने लगे। हर कोई उत्साह से उबल रहा था। वे पूरी तरह से 9 क्रांतियों के रहस्यमयी स्वर्ण अमृत से द्रवित हो गए थे। 9 रेवोल्यूशंस ताइक्वान गोल्डन पिल, वह क्या है? 9 क्रांतियां ताइक्वान गोल्डन अमृत ये वंश का खजाना है। ऐसा कहा जाता है कि ये कबीले के कुलपति ने एक बार एक प्राचीन अवशेष में एक प्रकार का हेवन ग्रेड अमृत प्राप्त किया था। ऐसा कहा जाता है कि 9 क्रांतियों ताइक्वान गोल्डन अमृत को प्राचीन काल में एक देवता द्वारा परिष्कृत किया गया था। इसे लेने के बाद यह दिव्य अस्तित्व क्षेत्र में प्रवेश करने की संभावना को 50% तक बढ़ा सकता है। इसके अलावा यह कहा जाता है कि यदि कोई इसकी विशाल औषधीय शक्ति को पूरी तरह से पचा सकता है, यहाँ तक पूरे दिव्य जगत में भी, तो उसकी साधना प्रगति एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में 10 गुना या यहाँ तक 100 गुना तेज होगी। यह वास्तव में एक स्वर्ग विरोधी दिव्य गोली है। हालांकि यह कहा जाता है कि केवल 9 रिवॉल्यूशन ताइक्वान गोल्डन पिल्स पाए गए हैं। पिछले हजारों वर्षों में अद्वितीय प्रतिभाओं को दिए गए लोगों को मिलाकर केवल 3 ही बचे हैं। अब उन्होंने वास्तव में इस प्रतियोगिता के लिए पुरस्कार के रूप में एक निकाला। यह वास्तव में अप्रत्याशित है। वे उत्साहित हुए बिना नहीं रह सकते थे। आखिरकार ये परिवार की प्रतिभाएं नदी पार करने वाली काप की तरह थीं। ऐसे अनगिनत विशेषज्ञ थे जो आकाशीय क्षेत्र से आधा कदम दूर थे। उनके जैसे कनिष्ठों की तो बात ही छोड़िए। इन लोगों में से भी कोई भी 9 रिवॉल्यूशंस ताइक्वान गोल्डन पिल प्राप्त नहीं कर सका। केवल वे अद्वितीय प्रतिभाएं जो इतनी चकाचौंध थीं कि वे एक ही पीढ़ी के सभी विशेषज्ञों पर हावी हो गईं, उन्हें उच्च अधिकारी द्वारा पुरस्कृत किया जा सकता था। क्योंकि इस तरह की औषधीय गोली पितृसत्ता द्वारा एक अवशेष में पाई गई थी, इसलिए शोधन की कोई विधि नहीं थी। भले ही ये परिवार इसे परिष्कृत करने के लिए अनगिनत स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने को खर्च करने को तैयार था, यह बेकार था। ऐसा इसलिए था क्योंकि ऐसी गोली के लिए कोई गोली का फॉर्मूला नहीं था। दूसरे शब्दों में, इसे गढ़ने की कोई विधि नहीं थी। समय की लंबी नदी में अनगिनत गौरवशाली गोलियां थीं। हालांकि वे सभी खो गए थे। यह ऐसा था मानो वे अनगिनत देवताओं के साथ गायब हो गए हों। भले ही यह एक प्रकार की स्वर्ग श्रेणी की औषधीय गोली हो, फिर भी यह इन लोगों के लिए बहुत कीमती थी। क्योंकि यह 9 रिवॉल्यूशन ताइक्वान गोल्डन पिल न केवल आकाशीय क्षेत्र में प्रवेश करने की संभावना को बढ़ा सकता है, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि दिव्य क्षेत्र का कोई विशेषज्ञ इसे निगल लेता है तो उसकी साधना में भी थोड़े समय में बहुत अधिक सुधार होगा। दूसरे शब्दों में, ये परिवार के दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञों में भी संभवतः बड़ी संख्या में ऐसे विशेषज्ञ थे जो इस 9 रिवॉल्यूशंस ताइक्वान गोल्डन पिल के लिए लालायित थे। वे वास्तव में भाग्यशाली थे कि वे इसे पुरस्कार के रूप में उपयोग करने में सक्षम थे। इस 9 रिवॉल्यूशन ताइक्वान गोल्डन पिल की तुलना में पिछले पुरस्कार शक्ति की तरह थे। इस समय 9 रिवॉल्यूशन ताइक्वान गोल्डन पिल ने सभी का ध्यान आकर्षित किया था। यहाँ तक ये फैमिली हेड द्वारा बताए गए दूसरे और तीसरे स्थान के पुरस्कारों में भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। वास्तव में दूसरे और तीसरे स्थान के लिए पुरस्कार बहुत उदार थे, लेकिन पहले स्थान के लिए 9 रिवॉल्यूशन ताइक्वान गोल्डन पिल की तुलना में यह तैरते बादलों की तरह था। पहले स्थान के लिए इनाम के उत्साह के साथ कौन दूसरे या तीसरे स्थान पर पीछे पड़ने को तैयार होगा? 9 रिवॉल्यूशन ताइक्वान गोल्डन पिल प्राप्त करना आकाशीय क्षेत्र में एक पैर रखने के बराबर था। उन लोगों के पूरे इतिहास में जिन्होंने 9 रिवॉल्यूशन ताइक्वान गोल्डन पिल प्राप्त की थी, कभी भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसने दिव्य क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया हो। कोई आश्चर्य नहीं कि हर कोई इतना उत्साहित था। यहाँ तक ये जिवेन भी कोई अपवाद नहीं थी। उन्हें यह 9 रिवॉल्यूशन ताइक्वान गोल्डन पिल प्राप्त करना था। दूसरों के विपरीत वह बहुत स्पष्ट था कि यदि उसे क्लेश से गुजरना पड़ा तो दिव्य क्षेत्र क्लेश एक बहुत ही भयानक क्लेश होगा। यदि उसके पास 9 रिवॉल्यूशंस ताइक्वान गोल्डन पिल होती तो उसकी सफलता दर 50% बढ़ जाती। उसकी पिछली तैयारियों के अलावा आकाशीय क्षेत्र में प्रवेश करना लगभग 100% निश्चित होगा। उसके द्वारा किए गए कई काम अधिक जोखिम भरे थे, लेकिन ऐसा इसलिए भी था क्योंकि उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। वास्तव में अगर वह इसे सुरक्षित खेल सकता है तो कौन इसे सुरक्षित नहीं खेलना चाहेगा? आकाशीय क्षेत्र में स्थिर रूप से प्रवेश करने के लिए उसे 9 रिवॉल्यूशंस ताइक्वान गोल्डन पिल प्राप्त करना था। हालांकि उसने अभी अभी कानून के घोषणापत्र के दायरे में प्रवेश किया था, फिर भी एक बरसात के दिन की तैयारी करना आवश्यक था। द 9 रिवॉल्यूशंस ताइक्वान गोल्डन पिल मेरी है। जो कोई भी मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत करेगा वह मर जाएगा। द 9 रिवॉल्यूशंस ताइक्वान गोल्डन पिल, यह मेरे लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है। इस वर्ष वे प्रतिभाएं भाग नहीं ले रही हैं, इसलिए यह मेरे लिए एक महान अवसर है। 9 रिवॉल्यूशन ताइक्वान गोल्डन पिल के साथ
भले ही मैं इसे अभी निगल लूं, मैं जल्दी से उन प्रतिभाओं के साथ पकड़ सकता हूं और उच्च अधिकारियों का ध्यान आकर्षित कर सकता हूं। उद्धरण चिन्ह। इस समय विशाल भीड़ में ये जिंग ने उत्साहित भीड़ को देखा और उपहास के साथ कहा, हम क्या मूर्ख है, वे नहीं जानते कि यह 9 रिवॉल्यूशन ताइक्वान गोल्डन पिल केवल मेरे द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। बहुत से लोग बहुत खुश थे कि ये सुए और अन्य लोगों ने इस वर्ष भाग नहीं लिया। अन्यथा भले ही वे महत्वाकांक्षी हों, वे जानते थे कि इससे उनका कोई लेना देना नहीं होगा। 9 रिवॉल्यूशन ताइक्वान गोल्डन पिल की उपस्थिति ने न केवल युवा पीढ़ी के शीर्ष विशेषज्ञों को उत्साहित किया, बल्कि सूक्ष्म दुनिया की गहराई में स्थित कई विशेषज्ञों को भी उत्साहित किया। इस बार ये परिवार वास्तव में उदार है। वास्तव में उन्होंने पुरस्कार के रूप में 9 रिवॉल्यूशंस ताइक्वान गोल्डन पिल का इस्तेमाल किया। यहाँ तक मैं भी उत्साहित हो जाऊंगा जब मैं 9 रिवॉल्यूशंस ताइक्वान गोल्डन पिल देखूंगा। यह सही है, लेकिन यह अफसोस की बात है कि इससे युवा पीढ़ी को लाभ होने वाला है। ये सभी लोग युवा हैं और उनमें से कई ऐसी दिव्य गोली लेने के योग्य नहीं हैं। मुझे नहीं पता कि परिवार का मुखिया क्या सोच रहा है। ये परिवार के कई विशेषज्ञ भी असंतुष्ट थे। यदि ये परिवार के पास अभी भी बहुत सारी 9 रिवॉल्यूशन ताइक्वान गोल्डन पिल्स हैं, तो यह कोई बड़ी बात नहीं होगी। हालांकि केवल 3 ही बचे थे और अब उन्हें इन लोगों को एक देना था। दूसरे शब्दों में 9 रिवॉल्यूशन ताइक्वान गोल्डन पिल प्राप्त करने की उनकी संभावना कम हो गई थी। स्वाभाविक रूप से वे बहुत असंतुष्ट थे। हालांकि ये परिवार के मुखिया ने पहले ही फैसला कर लिया था। परिवार के मुखिया की सर्वोच्च प्रतिष्ठा के साथ स्वाभाविक रूप से उन पर सवाल नहीं उठाया जा सकता था। ये ज़िवेन महसूस कर सकती थी कि उसके आसपास के लोगों का आभामंडल बिल्कुल नए स्तर पर पहुंच गया था। उनकी हत्या का इरादा भी काफी हद तक उजागर हो चुका था। अगर यह कहा जाता था कि बहुत से लोग बिना किसी प्रयास के काम करने की योजना बना रहे थे, तो अब हर कोई पहले स्थान के लिए बेताब हो रहा था। भले ही कई लोगों को पता था कि उनके पास ज्यादा मौका नहीं है, लेकिन अगर एक छोटा सा मौका भी था तो वे इसे हाथ से जाने नहीं देते थे। ये फैमिली के पैट्रियार्क ने इस लड़ाई की अन्य रैंकिंग के लिए पुरस्कारों के साथ साथ कुछ नियमों आदि के बारे में भी बात की। हालांकि कोई खास फर्क नहीं पड़ा। ये फैमिली के फैमिली हेड के आदेश के साथ पैतृक पूजा समारोह की प्रतियोगिता शुरू होने वाली थी। इस छोटी सी दुनिया में अनगिनत अर्ध विमान थे जो दोनों पक्षों के लिए लड़ने के लिए युद्ध क्षेत्र के रूप में कार्य करते थे। साधारण अरेनास लॉ मैनिफेस्टेशन रियल्म विशेषज्ञों के बीच की लड़ाई का सामना करने में सक्षम नहीं होंगे। केवल एक छोटी सी दुनिया ही इसे सहन कर सकती थी। इसके अलावा इन युद्ध क्षेत्रों को अनगिनत वर्षों में अनगिनत बार मजबूत किया गया था। यह ज्ञात नहीं था कि एक ही युद्ध में कितने प्रतिभावान प्रसिद्धि के लिए उठे थे और कितने बाद में गिर गए थे। यहाँ तक कई ऐसे भी थे जो इन युद्ध क्षेत्रों में गिर गए थे। हर कोई अलग अलग छोटी दुनिया में प्रवेश करने के लिए अपनी कमर के टोकन पर निर्भर था। ये ज़िवेन का पहला विरोधी सिर्फ एक बहुत ही साधारण हाफ स्टेप लॉ मैनिफेस्टेशन इंटरमीडिएट था। ये ज़िवेन को देखने के बाद उन्होंने जल्दी से पुष्टि की कि ये ज़िवेन पहले से ही कानून घोषणा क्षेत्र में आरोहण कर चुके थे। उसने तुरंत अपना हाथ उठाया और हार मान ली, थोड़ा उदास महसूस कर रहा था। ये ज़िवेन ने उसके लिए चीज़ों को मुश्किल नहीं बनाया और उसे जाने दिया। ये लोग ये ज़िवेन और अन्य लोगों से अलग थे जो पहले स्थान प्राप्त करने के लिए दृढ़ थे। हालांकि इन लोगों को ये परिवार में संभ्रांत माना जाता था, फिर भी उनके ऊपर अनगिनत प्रतिभाएं थीं। उनके नीचे अभी भी बहुत से लोग थे जो पारलौकिक क्षेत्र में संघर्ष कर रहे थे। जैसा कि कहा जाता है, जो उनसे बेहतर है, जो उनसे बेहतर है, जो उनसे बेहतर है, उनसे बेहतर हैं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे प्रथम स्थान प्राप्त करेंगे। आखिरकार शीर्ष 10,000 में प्रवेश करने पर भी उनके लिए प्रथम स्थान प्राप्त करना असंभव था। उनके विचार भी बहुत सरल थे। वे सिर्फ एक राउंड पास करना चाहते थे। जब तक वे एक दौर पार कर लेते हैं, वे एक निश्चित मात्रा में पारिवारिक योगदान अंक प्राप्त करने में सक्षम होंगे। इसके अलावा जैसे जैसे वे लड़ते रहे, उन्हें मिलने वाले योगदान अंक लगभग दुगुने हो गए। जितना अधिक वे उत्तीर्ण होंगे, उतना ही अधिक लाभ उन्हें प्राप्त होगा। यह सिर्फ योगदान अंक नहीं था। ये ज़िवेन के लिए ये चीजें मायने नहीं रखती थीं। उसके पास केवल एक लक्ष्य था, जो चैंपियनशिप जीतना था और 9 रिवॉल्यूशन ताइक्वान गोल्डन पिल प्राप्त करना था। ये ज़िवेन की ताकत के साथ वह तेजी से लगातार 10 राउंड पार कर गया। हालांकि कुछ विरोधी ऐसे भी थे जो डटकर विरोध करना चाहते थे, लेकिन ये ज़िवेन की अत्याचारी ताकत के सामने वे इतने कमजोर लग रहे थे। उनमें से कुछ पहले से ही कानून के चरण में प्रवेश कर चुके थे, लेकिन ये ज़िवेन की तुलना में वे बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं थे। यहाँ तक अगर लॉ फेज दायरे के दूसरे स्तर पर एक योद्धा था जो एक ज़िवेन के समान दायरे में था, तो वह एक ज़िवेन का मैच नहीं था। क्या आप ये ज़िवेन हैं? जब ये ज़िवेन ने एक बार फिर दूसरे अखाड़े में कदम रखा तो दूर से एक ठंडी आवाज आई। थोड़ी ही दूर पर एक हरा वस्त्र पहने एक आदमी पीठ के पीछे हाथ बांधे खड़ा था। उसके चेहरे पर अहंकार था। उसने ये ज़िवेन की तरफ रूखी नजरों से देखा और कहा, मैंने अभी तुम्हारा नाम सुना है,
लेकिन यह बेकार है, अब जब तुम मुझसे मिल चुके हो तो तुम्हारी सारी पिछली उपलब्धियां मेरे लिए मील का पत्थर बन जाएंगी। इस हरे कपड़े वाले आदमी का चेहरा दृढ़ था और उसके शब्द असामान्य रूप से आश्वस्त थे। उसका शरीर ऊर्जा के साथ बढ़ रहा था और वह वास्तव में ट्रांसेंडेंस दायरे के 5वें स्वर्ग में एक और अस्तित्व था। हालांकि उसने ट्रांसेंडेंस क्षेत्र के 5वें स्वर्ग में कदम रखा था, लेकिन अपनी ताकत के साथ उसे एक प्रतिभाशाली कहा जा सकता था। ये ज़िवेन समझ गई। कोई आश्चर्य नहीं कि इस हरे कपड़े वाले आदमी ने उसके खिलाफ जाने की हिम्मत की। भले ही वह येकशिवेन की उपलब्धियों के बारे में जानता था, फिर भी उसने येकशिवेन को गंभीरता से नहीं लिया। वह वास्तव में पारलौकिक क्षेत्र के 5वें स्वर्ग में एक और अस्तित्व था। वह निश्चित रूप से कुछ महीने पहले ये जिंग और अन्य लोगों की तुलना में एक भयानक मास्टर था। बात बस इतनी थी कि येकशिवेन ने पहले कभी उसका नाम नहीं सुना था। ऐसा लगता था कि वह एक और प्रतिभाशाली व्यक्ति था जो गुप्त रूप से खेती की गई थी और अचानक उभरी थी। ये फैमिली में कई ऐसे लोग थे, समय समय पर ये जिंग की तरह ही उनमें से एक या दो होंगे। अगर वह अचानक नहीं उभरा होता तो कितने लोगों ने सोचा होगा कि वह भी ये फैमिली के ब्लड लाइन का था। उनके चेहरे पर कुछ गर्व के भाव थे। उसके लिए पहाड़ छोड़ने की अनुमति देना आसान नहीं था। वह ये फैमिली के पुश्तैनी पूजा समारोह में सुर्खियों में रहना चाहता था और एक झटके में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करना चाहता था। तब से उसे उच्च अधिकारी द्वारा महत्व दिया जाएगा और उसकी खेती को तेज गति से सुधारने की अनुमति दी जाएगी। ये ज़िवेन की बड़ी प्रतिष्ठा थी। हालांकि उसने सुना था कि ये ज़िवेन ने जियागू झेंघाओ को अपंग कर दिया था, उसने वास्तव में जियागू झेंघाओ को नहीं देखा था। उसने सिर्फ इतना सुना था कि जियागू झेंघाओ भी ट्रांसेंडेंस रियलम के 5वें स्वर्ग में है। जियागू झेंघाओ को हराने में सक्षम होने का मतलब यह नहीं था कि येकशिवेन उसे हरा सकती थी। उसे अब भी अपने आप पर बहुत भरोसा था, अन्यथा वह इस पितृ पूजा समारोह में दुनिया को विस्मित नहीं करना चाहते थे। मैं तुमसे अलग हूं, तुम बस कोई नहीं हो। अगर मैं तुम्हें हरा भी दूं तो इसमें खुश होने की कोई बात नहीं है। चूंकि दूसरा पक्ष गलत इरादे से आया था, येकशिवेन अब और विनम्र नहीं होना चाहती थी। ये ज़िवेन, बहुत अहंकारी मत बनो। मैं एक अद्वितीय प्रतिभा हूं। मैंने केवल 800 वर्षों तक साधना की है और मैं पहले ही पारलौकिक क्षेत्र के 5वें स्वर्ग में प्रवेश कर चुका हूं। आपको क्या लगता है कि आप कौन हैं? तुम सिर्फ एक कमीने हो जो बाहर घूमते रहे। हमारे मुख्य परिवार की प्रतिभाओं की तुलना में आपकी क्या योग्यता है? आज मैं, ये किंग, तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम अतीत में कितने अज्ञानी थे। यह मत सोचो कि तुम मेरे सामने इतने घमंडी होने के योग्य हो क्योंकि तुमने दूसरे कबीले के एक व्यक्ति को हरा दिया। इस समय सियान पहने हुए आदमी ने अपना हाथ फैलाया और उसके हाथ में एक खजाना तलवार दिखाई दी। बस अचानक खनखनाहट की आवाज हुई और कई अत्याचारी तलवार आभा एक ही बार में निकलीं। यह ऐसा था जैसे एक तलवार दुनिया को नष्ट कर सकती है। उनकी यह तलवार विशुद्ध रूप से तलवार के इरादे से थी। उसमें और कोई गंदगी नहीं मिलाई गई थी। तलवार तो तलवार ही रह गई। वह सिर्फ एक शुद्ध तलवार कृषक था। हाथ में तलवार लेकर दुनिया मेरी थी। उन्हें अपने आप पर पूरा भरोसा था। तो क्या हुआ अगर उनके विरोधी वे प्रसिद्ध प्रतिभाएं थे? उनका मानना कि वह इन लोगों को हरा सकते हैं और शीर्ष पर पहुंच सकते हैं। हुश! तलवार की रोशनी ने तुरंत आकाश को ढक दिया और दुनिया भर में एक जोरदार भनभनाहट की आवाज सुनाई दी। तलवार का शरीर हिंसक रूप से हिल गया। उनकी इस तलवार ने तुरंत सारे संसार में एक बहुत बड़ा छेद कर दिया। मार्शल बैटलिंग हेवन सोर्ड! वह जोर से चिल्लाया और तलवार की रोशनी ने येकशिवेन के पूरे शरीर को लगभग नष्ट कर दिया। यह उनके गुरु के संप्रदाय से विरासत में मिली एक गुप्त तकनीक थी और इसने प्रतियोगिता के पूरे सूक्ष्म जगत को तुरंत उत्तेजित कर दिया। इस समय बहुत से लोगों की निगाहें ये ज़िवेन के अखाड़े पर टिकी हैं। हालांकि वह वरीयता प्राप्त खिलाड़ियों में से एक नहीं था, फिर भी वह उन वरीयता प्राप्त खिलाड़ियों की तुलना में कहीं अधिक आकर्षक था। यहाँ तक अगर उसके पास सीट नहीं थी और वह सीधे अगले दौर में पहुंच गया था, तब भी वह कई वरीयता प्राप्त खिलाड़ियों की तुलना में कहीं अधिक चमकदार था। उन्हें उनसे कहीं ज्यादा तवज्जो भी मिली। आखिरकार वरीयता प्राप्त खिलाड़ियों में भी बहुत कम थे जो उसके साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते थे, विशेष रूप से इस मामले में कि येसु और अन्य ने इस मार्शल आर्ट सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। बहुत से लोग इस तलवार से अचानक दंग रह गए थे, विशेष रूप से खालीपन की परतों में ये कबीले के उच्च अधिकारी। उनमें से कुछ की अभिव्यक्ति में थोड़ा बदलाव आया क्योंकि उन्होंने इस मार्शल बैटलिंग हेवन स्वॉर्ड की उत्पत्ति को पहचान लिया। यह बूढ़ा अभी तक मरा नहीं है। वह उनके द्वारा सिखाया गया शिष्य है। मुझे डर है कि यह ज़िवेन कुछ परेशानी में होगी। ये किंग की खेती भी उससे ऊपर है और उसने मार्शल बैटलिंग हेवन सोर्ड की खेती की है। एक मार्शल आर्ट पूरी तरह से लड़ने के लिए बनाई गई है। समान स्तर के मामले में मैं भी यह कहने की हिम्मत नहीं करता कि मैं आसानी से जीत सकता हूं। एक और प्राचीन विरासत। ऐसा कहा जाता है कि यह मार्शल एस्ट्रल हेवनली सोर्ड फैक्शन हर पीढ़ी में ये परिवार से केवल एक शिष्य की भर्ती करेगा। हालांकि अंत में शिष्य तलवार के ताव में एक अभूतपूर्व विशेषज्ञ बन जाएगा।
बस काफी समय हो गया है उनके बारे में कोई खबर सुने हुए। मैंने मान लिया था कि बूढ़ा कहीं मर गया होगा। अप्रत्याशित रूप से एक और उत्तराधिकारी प्रकट हुआ है। मुझे नहीं पता कि क्या यह तलवार अवरुद्ध हो सकती है। यदि इसे अवरुद्ध नहीं किया जा सकता है तो यह एक मृत अंत के समान है। यदि गति उसके द्वारा जब्त की जाती है तो यह मूल रूप से निराशाजनक है। सब चर्चा कर रहे थे। इस मार्शल बैटलिंग हेवन स्वॉर्ड की ताकत से आम लोग हैरान थे। वे उच्च अधिकारी स्पष्ट रूप से इस मार्शल बैटलिंग हेवन स्वॉर्ड की उत्पत्ति को जानते थे, इसलिए वे और भी हैरान थे। कितनी शक्तिशाली तलवार तकनीक है। येशिवेन ने अपनी आंखें टेढ़ी कर लीं। उनके पास स्वयं भी तलवार तकनीक की विरासत का एक हिस्सा था। यह तलवार की तकनीक थी जिसे रहस्यमय स्थान के साथ दानव कमांडर की कब्र में जबरन कॉपी किया गया था। हालांकि यह अनिवार्य रूप से सिर्फ एक प्रति और नकल थी। उनकी तलवार तकनीक की साधना भी यहीं तक सीमित थी। उनकी दफन तलवार तकनीक की शक्ति भी प्रथम श्रेणी की थी, लेकिन फिर भी वह अभी भी तलवार की खेती करने वाले नहीं थे। वह तलवार की तकनीक से नियंत्रित नहीं होगा। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि उनके पास कोई दृष्टि नहीं थी। अतीत में जिन मित्रों को वह जानता था उनमें से कई अत्याचारी तलवार तकनीक की साधना में निपुण थे। उदाहरण के लिए नेदरवर्ल्ड संप्रदाय की मूलिंग की नेदरवर्ल्ड स्वॉर्ड्समैनशिप एक तलवार की तकनीक थी जिसे महान नीदरलैंड की मदद से विकसित किया गया था। यह अभी भी बहुत रहस्यमयी थी। एक अन्य उदाहरण जियान वुशुंग था। उनकी तलवारबाजी की तकनीक और भी तेज थी। हालांकि इनकी तुलना में यह मार्शल बैटलिंग हेवन स्वॉर्ड बिल्कुल भी कम नहीं था। वास्तव में यह और भी क्रूर था। तलवार तकनीक इसके नाम की तरह थी। तलवार की यह तकनीक केवल लड़ने के लिए बनाई गई एक मार्शल आर्ट थी। पीछे हटना नहीं था। यह विशुद्ध रूप से दुनिया से लड़ने और अजेय को मिटाने के लिए था। कोई आश्चर्य नहीं कि वह आश्वस्त था कि यह जानने के बाद भी कि येशिवेन ने जियागु जेंघाओ को हरा दिया और यहां तक उसे अपंग भी कर दिया, फिर भी उसने येशिवेन को चुनौती देने का साहस किया। तलवार की खेती करने वाले की अत्याचारी हमले की शक्ति के साथ, भले ही उसे 5वें कानून के प्रकटीकरण क्षेत्र में एक मास्टर का सामना करना पड़ा, फिर भी उसके पास लड़ने की शक्ति थी। इसे बिल्कुल कम नहीं आंका जाना चाहिए था। हालांकि अगर यह कुछ महीने पहले येशिवेन होता तो उसे शायद एक कठिन लड़ाई लड़नी पड़ती। वर्तमान के लिए ये उसे बिल्कुल भी धमकी नहीं दे सकते थे। डांग येशिवेन ने न तो चकमा दिया और न ही वह पीछे हटे। उसने हमले का सामना करने के लिए सिर्फ अपना हाथ उठाया। तलवार की रोशनी उसकी हथेली पर जा गिरी। धातु के टकराने की खतरे की आवाज थी। उसकी हथेली पर तलवार की रोशनी से चिंगारी फूट पड़ी। उसकी हथेली को ढंकने वाली दिव्यता विकृत थी, लेकिन तलवार की रोशनी अभी भी उसकी दिव्यता से नहीं टूट सकी और उसके शरीर पर गिर गई। क्या यह कैसे हो सकता है? ये किंग के शिष्य अचानक सिकुड़ गए जैसे कि उसने सबसे अविश्वसनीय चीज देखी हो। क्या यह कैसे हो सकता है? उसे विश्वास नहीं हो रहा था। स्वॉर्ड कल्टिवेटर स्वयं अपनी अत्याचारी आक्रमण शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। अपनी मार्शल बैटलिंग हेवनली स्वॉर्ड का उल्लेख नहीं करना, जो विशेष रूप से युद्ध के लिए बनाई गई एक मार्शल आर्ट थी। तलवार कल्टिवेटर्स के बीच इसकी आक्रमण शक्ति अत्याचारी होने के लिए भी प्रसिद्ध थी। ये सामान्य था अगर वो एक बार में येशिवेन को गंभीर रूप से घायल नहीं कर पाता। आखिरकार येशिवेन के पास जियागु जेंघाओ को पंगु बनाने का रिकॉर्ड था। उन्हें विश्वास नहीं था कि ऐसा व्यक्ति कमजोर होगा। फिर भी उस समय उन्हें अपने आप पर पूरा भरोसा था। चाहे वह किसी भी प्रकार की प्रतिभा क्यों न हो, कोई भी उसका विरोधी नहीं होगा। लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसका हमला येशिवेन के डिफेंस को भी नहीं तोड़ पाएगा। यह भी उनके लिए बहुत बड़ा सदमा था। येशिवेन ने अपना बड़ा हाथ फैलाया और तलवार की रोशनी उसके हाथ में बेतहाशा फैल गई। उसने संघर्ष किया, लेकिन येशिवेन के हाथ से नहीं बच सका। यह एक नटखट बच्चे की तरह था। जैसे ही येशिवेन की हथेली ने उसे थोड़ा थोड़ा करके पकड़ा, ये तलवार की बत्तियां भी धीरे धीरे कुचल गईं। हे भगवान, मैंने सोचा था कि स्वर्गीय तलवार से लड़ने वाली मार्शल लड़ाई येशिवेन के लिए बहुत परेशानी का कारण बनेगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसका बचाव भी नहीं तोड़ा जा सकता। येशिवेन किस तरह की मार्शल आर्ट की खेती करती है? यह कैसे हो सकता है इतने शक्तिशाली बनो? यह कल्पना करना वास्तव में कठिन है कि मार्शल बैटलिंग हेवनली तलवार की प्रत्येक पीढ़ी का उत्तराधिकारी एक अद्भुत गुरु है। मार्शल बैटलिंग हेवनली तलवार की प्रत्येक पीढ़ी के उत्तराधिकारी की तलवार तकनीक अभूतपूर्व हो सकती है। यह पीढ़ी खराब नहीं है, लेकिन येशिवेन के हाथों इसे आसानी से तोड़ दिया गया था। येशिवेन के कदम से अनगिनत लोग पूरी तरह से हैरान थे। यदि यह केवल एक साधारण विराम होता तो यह कुछ भी नहीं होता, लेकिन येशिवेन ने बस तलवार की रोशनी को पकड़ लिया और नष्ट कर दिया। हर कोई जानता था कि ऐसा नहीं था कि मार्शल बैटलिंग हेवनली स्वॉर्ड की तलवार की रोशनी शक्तिशाली नहीं थी, लेकिन येशिवेन का भौतिक शरीर बहुत मजबूत था। वह वास्तव में अपने नंगे हाथों से मार्शल बैटलिंग हेवनली स्वॉर्ड की तलवार की रोशनी को पकड़ और नष्ट कर सकता था। इसलिए बहुत से लोग येशिवेन के बारे में बहुत उत्सुक थे। वह कौन था?
क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझे एक सबक सिखाओगे? केवल इस स्तर पर ये ज़िवेन ने उपहास किया, क्या मार्शल बैटलिंग हेवनली स्वॉर्ड, यह बस इतना ही है? उद्धरण चिन्ह। धिक्कार है, क्या तुम हमारे मार्शल बैटलिंग हेवनली स्वॉर्ड का अपमान करने की हिम्मत नहीं करते? टूकिंग गुस्से में था। उसके हाथ में तलवार की रोशनी एक बार फिर विशाल आकाश में फैल गई और येकशिवेन के सिर की ओर आ गई। जहां कहीं भी वह गुजरा, अनगिनत हवाएं फूटीं और एक बड़ा निर्वात बन गया। दूर से देखने पर ऐसा लगता था जैसे हवा का बड़ा हिस्सा ढह गया हो, और यह दृश्य बेहद चौंकाने वाला था। यह अंत है, येकशिवेन जोर से चिल्लाए। वह अब उसके साथ खेलने के मूड में नहीं था। उन्होंने बस एक मुक्का मारा। यह पंच धीमा लग रहा था लेकिन वास्तव में बहुत तेज था। एक पल में यह आने वाली तलवार प्रकाश से पहले ही टकरा चुका था। कारा कारा कारा, क्रिस्टल के टूटने जैसी आवाज सुनाई दी। वे भारी तलवार बत्तियां मौके पर ही चकनाचूर हो गईं। वे येकशिवेन की बढ़त को बिल्कुल भी नहीं रोक सके। ये ज़िवेन की मुट्ठी मक्खन में गर्म चाकू की तरह थी। यह सीधे मौके पर उसके सभी बचावों को तोड़ता है और उसकी छाती पर जमकर वार करता है। टकराना। दबी हुई आवाज के साथ येकिंग को मुंह से उड़ाया गया। वह मदद नहीं कर सकता था लेकिन मुंह से खून थूकता था। उसके शरीर पर लगा टोकन टूट गया और वह अखाड़ा छोड़कर मौके पर प्रकाश की धारा में बदल गया। ये ज़िवेन ने संकोच नहीं किया और सीधे अखाड़े से बाहर निकल गईं। ये ज़िवेन बहुत मजबूत है। ऐसा कहा जाता था कि उसने जियागू जेंघाओ को अपंग बना दिया था। यह मामला बकवास नहीं लगता और कोई अवसरवाद नहीं है। यह सच होना चाहिए। सख्ती से बोलते हुए उसने केवल एक चाल का उपयोग किया। केवल एक चाल के साथ उसने मार्शल कॉम्बैट हेवनली स्वॉर्ड फैक्शन के उत्तराधिकारी को हराया। अगर उस बूढ़े आदमी को इसके बारे में पता होता तो क्या वह तुरंत गुस्से में नहीं उड़ जाता और अपने बंद दरवाजे के प्रशिक्षण स्थल से बाहर निकल जाता? यह अफसोस की बात है कि कानून प्रवर्तन हॉल से उन लोगों द्वारा ऐसी प्रतिभा छीन ली गई। यदि वह हमसे जुड़ता है तो उसका भविष्य और भी असीम हो जाएगा। जिस क्षेत्र में विदेशी कबीले के मालिक बैठे थे, कई उस्तादों ने नीचे ये ज़िवेन की आकृति के प्रति हत्या के इरादे का खुलासा किया। बेशर्म, ये ज़िवेन वास्तव में एक असाधारण प्रतिभा है। जितनी अधिक ऐसी प्रतिभाएं बढ़ेंगी, हमारे कबीले के लिए उतनी ही बड़ी समस्या होगी। जियागू कबीले के एक दिव्य प्राणी दायरे के मास्टर ने अपनी आंखें मूंद लीं और कहा। उसकी आंखों में हत्या का इरादा चमक गया और घनीभूत हो गया। जियागू जेंघाओ हमारे कबीले का स्वर्ग का गौरव है। उसने वास्तव में अपनी मार्शल आर्ट को अपंग करने का साहस किया। यह हमारे कबीले की गरिमा को भड़काने के बराबर है। इस तरह के व्यक्ति को जितनी जल्दी हो सके समाप्त कर देना चाहिए। जियागू कबीले के विशेषज्ञों ने ठंडे स्वर में कहा। ये ज़िवेन द्वारा जियागू जेंघाओ के अपंग होने की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई थी। उन्हें यह भी लगा कि दूसरे बलों के विशेषज्ञ उनकी ओर उपहास की दृष्टि से देख रहे हैं। यह अफसोस की बात है कि ये क्लैन लॉ एनफोर्समेंट हॉल का बूढ़ा आदमी, ये ज़ेंटियन, बस एक जिद्दी बूढ़ा आदमी है। वह निश्चित रूप से इस बच्चे की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेगा। जब तक वह ये क्लान में है, हमारे पास है कोई मौका नहीं। एक जियागू कबीले के मास्टर ने घृणा से कहा। क्या वह जीवन भर कायर रहेगा? हमारे पास हमेशा उसे पकड़ने का मौका रहेगा। उस समय हम उसे मौत की भीख मांगेंगे। वे शत्रुता से भरे हुए थे। भले ही वे दिव्य प्राणी क्षेत्र के स्तर तक पहुंच चुके थे, फिर भी सामान्य चीजें उनकी भावनाओं में कोई बदलाव नहीं ला सकती थीं। जाहिर है, यह कोई साधारण बात नहीं थी। भविष्य की संभावित प्रतिभा भी उनके लिए खतरा थी। ये कबीले ने इस तरह की एक प्रतियोगिता आयोजित की और उन्हें भाग लेने के लिए आमंत्रित भी किया। बेशक, उनका प्रदर्शन करने का उद्देश्य था। हालांकि, क्या वे इन लोगों को पहले से देखने नहीं आए थे? शायद ये लोग अभी भी बहुत अपरिपक्व दिखते थे और उन्हें ज्यादा परेशान भी नहीं कर सकते थे। हालांकि, उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि उनमें असाधारण क्षमता थी। कोई नहीं जानता था कि वे भविष्य में कितनी दूर जा सकते हैं। वास्तव में, क्या वे उन लोगों में से एक नहीं थे? इन लोगों को नीचा देखना अपने आप को नीचा दिखाने के बराबर था। इन लोगों की क्षमता को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। शायद दुनिया को हिला देने वाला एक और गुरु बड़ा हो रहा था। ये किंग को हराने के बाद ये ज़िवेन जल्द ही सभी का ध्यान आकर्षित करने लगे, विशेष रूप से वे जो मार्शल कॉम्बैट हेवनली स्वॉर्ड संप्रदाय की विरासत के बारे में जानते थे। उन्होंने येकशिवेन को सदमे में देखा। हालांकि, उन्होंने लंबे समय तक आराम नहीं किया। जल्दी ही लड़ाइयों का एक नया दौर शुरू हो गया। चूंकि साइन अप करने वाले लाखों लोग थे, इसलिए इन लड़ाइयों का शेड्यूल बहुत टाइट था। नहीं तो पता नहीं कितना समय लगेगा। साथ ही, यह इन युवा कुलीनों के धीरज और युद्ध प्रभावशीलता के लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा भी थी। जल्द ही, वरीयता प्राप्त प्रतियोगी जो अभी भी लड़ाई देख रहे थे, प्रतिस्पर्धा करने के लिए नीचे गए। वे विशेषज्ञ जो हाफ स्टेप लॉ फेज रियल्म के शुरुआती चरण के 1 या 2 राउंड में जीवित रह सकते थे, सभी को हटा दिया गया था। यहां तक सबसे कमजोर लोग भी केवल अर्धचरणीय कानून चरण क्षेत्र के अंतिम चरण के विशेषज्ञ थे।
हालांकि ये जिवेन के लिए ये मतभेद बहुत बड़े नहीं थे। चाहे उसे किसी भी प्रकार के शत्रु का सामना करना पड़े, वह उन सभी को मार सकता था। अगले कुछ दौरों में उन्हें शाखा परिवार द्वारा भेजे गए एक वरीयता प्राप्त प्रतियोगी का भी सामना करना पड़ा, लेकिन वह केवल दूसरे स्तर के कानून अभिव्यक्ति दायरे में थे। वो ये जिवेन का विरोधी बिल्कुल भी नहीं था। युद्ध शक्ति का तो उल्लेख ही नहीं, यहाँ तक उसका क्षेत्र भी वर्तमान ये शिवेन जितना ऊंचा नहीं था। स्वाभाविक रूप से वह ये जिवेन का विरोधी नहीं था। वो ये जिवेन से आसानी से हार गया था, लेकिन ये किंग जैसा उस्ताद कोई नहीं था। हालांकि इसके बारे में सोचने पर लाखों लोगों के बीच भी ये किंग की ताकत को उत्कृष्ट माना जा सकता है। अगर वो ये जिवेन से पहले नहीं मिला होता तो उसके लिए आसानी से शीर्ष 10 में जगह बनाना कोई समस्या नहीं होगी। भले ही ये सुए और अन्य लोगों ने भी भाग लिया, ये किंग के पास अभी भी उनके खिलाफ लड़ने की ताकत थी। हालांकि उसका सामना ये शिवेन से हुआ। ताकत के मामले में 3 महीने पहले की तुलना में ये जिवेन में मूलभूत परिवर्तन आया था। अगर उसने 3 महीने पहले ये जिवेन का सामना किया तो वह उसे बिना किसी सस्पेंस के आसानी से हरा सकता था। जब ये किंग ने उसका सामना किया तो यह उसके दुश्मन से मिलने के बराबर था। यही वजह थी कि वह इतनी आसानी से हार गया था। अगर कोई और होता तो वो ये शिवेन का विरोधी नहीं होता। जल्द ही लाखों लोगों को लगभग समाप्त कर दिया गया, जिसका अर्थ था कि 5000 से कम लोग बचे थे। हालांकि शेष लोग कुलीन वर्ग के कुलीन थे। ये लाखों लोग ये परिवार की युवा पीढ़ी के कुलीन थे और ये 5000 लोग निस्संदेह उनमें से कुलीन थे। अभिजात वर्ग की डिग्री की कल्पना की जा सकती है। ये जिवेन ने दूसरे स्तर के कानून अभिव्यक्ति दायरे में एक मास्टर को आसानी से हरा दिया। इस संबंध में बाहर लड़ाई देख रहे लोग पहले से ही सुन्न थे। ये शिवेन के लिए अपने प्रतिद्वंद्वी को हराना अब कोई अजीब बात नहीं थी। इसके विपरीत यदि वह विफल रहता है तो यह वास्तव में लोगों के चश्मे को जमीन पर गिरा देगा। अनजाने में लोगों ने पहले ही एक मनोवैज्ञानिक परिवर्तन पूरा कर लिया था। वे अब उसके बारे में एक काले घोड़े के रूप में नहीं सोचते थे, क्योंकि एक काला घोड़ा आमतौर पर अप्रत्याशित का प्रतिनिधित्व करता था। हालांकि उसकी ताकत के साथ अब हर कोई एकमत से उसके बारे में बहुत सोचता था, इसलिए स्वाभाविक रूप से डार्क हॉर्स जैसी कोई चीज नहीं थी। थोड़ी देर बाद ये जिवेन ने ये माओ को अंतरिक्ष से ठोकर खाते हुए देखा। उसका शरीर घावों से भरा हुआ था और यह स्पष्ट था कि पिछली लड़ाई में वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। हालांकि उसे श्वेत प्रकाश द्वारा बाहर नहीं भेजा गया था, इसलिए उसे पराजित नहीं होना चाहिए था। ये जिवेन जल्दी से आगे बढ़े और कहा, बिग ब्रदर, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, मैं अभी अभी एक दृढ़ प्रतिद्वंदी से मिला हूँ। ये माओ ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन अंत में मैं अभी भी बेहतर था और उसे हरा दिया। लेकिन मेरी चोटों के साथ मुझे अगले दौर में जीवित रहने में सक्षम नहीं होना चाहिए। ये माओ ने कहा, पहले इसके बारे में बात मत करो, मुझे तुम्हें ठीक करने में मदद करने दो। तू जिवेन ने एक हाथ ये माओ के पीछे फैलाया। इसके तुरंत बाद ये माओ ने केवल अपने शरीर में सीधे पीछे से एक गर्म प्रवाह महसूस किया और एक फीनिक्स की बेहोश आवाज थी। उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उनके शरीर पर घाव वास्तव में नग्न आंखों से दिखाई देने वाली गति से ठीक हो रहे थे। कुछ ही सांसों में उसके शरीर पर लगे घाव वास्तव में 70 से 80% तक ठीक हो गए थे। उसने अचानक एक शिवेन को थोड़ा आश्चर्य से देखा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस रहस्यमयी दूसरे भाई के पास ऐसी उत्कृष्ट उपचार तकनीक होगी। हालांकि इससे पहले कि वह कुछ पूछता, पीछे से ये जिवेन की आवाज आई, बिग ब्रदर, अब आप कानून के प्रकटीकरण के पहले स्तर के चरम पर हैं। इस लड़ाई से आपको केवल लाभ होगा और आपको नुकसान नहीं होगा, क्यों न इस अवसर का उपयोग एक ही झटके में दूसरे स्तर के कानून अभिव्यक्ति के दायरे में करने के लिए किया जाए। इस तरह आप आगे भी जा सकते हैं। उसके लिए, जो केवल पारलौकिक क्षेत्र के पहले स्तर पर था, उसने इसे दूर करने के लिए अपनी ताकत पहले ही समाप्त कर दी थी। अगर ये शिवेन ने उसका इलाज नहीं किया तो उसे अगले दौर में पहले ही हार माननी होगी। अगर ये शिवेन ने उसका इलाज भी किया तो वह निश्चित रूप से अगले दौर में जगह नहीं बना पाएगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि शेष विशेषज्ञ मूल रूप से ट्रांसेंडेंस दायरे के दूसरे स्तर से ऊपर थे। पारलौकिक क्षेत्र के पहले स्तर के व्यक्ति के लिए यहाँ तक आसान नहीं था। अगर वह इसे कुछ और दौरों के माध्यम से बनाना चाहता था तो ट्रांसेंडेंस दायरे के दूसरे स्तर को पार करना ही एकमात्र तरीका था। ये माओ ने एक पल के लिए सोचा और अचानक सिर हिला दिया। वह पीछे से अपने शरीर से बहने वाली एक जोरदार शक्ति को महसूस कर सकता था और जानता था कि यह एक शिवेन का जैन युआन था। हालांकि अजीब बात यह थी कि ये जिवेन का जैन युआन पूरी तरह से उसके शरीर द्वारा पूरी तरह से अवशोषित कर लिया गया था, बिना स्वीकृति के मामूली निशान के। ये माओ की जैन युआन पूरी तरह से उसमें समा गई थी। वह एक लंबे समय के लिए ट्रांसेंडेंस दायरे के पहले स्तर पर थे। मूल रूप से वह इस पुश्तैनी पूजा समारोह के अंत तक इंतजार करना चाहता था, इससे पहले कि वह इसे तोड़ने पर विचार करे। वह सुरक्षित रूप से तोड़ना चाहता था। वह ये जिवेन की तरह नहीं था, जिसके पास अक्सर ऐसा सुरक्षित वातावरण नहीं होता था जिससे वह आगे बढ़ सके।
ये शिवेन के लिए लड़ाई में सफलता पाना एक आम बात थी। ये माओ के लिए यह अभी भी बहुत दुर्लभ था। हालांकि अब जब ये जिवेन व्यक्तिगत रूप से उसकी रखवाली कर रही थी और कई उच्च अधिकारियों की चौकस निगाहों के तहत, प्रभाव वास्तव में एकांत में खेती करने के लिए जगह खोजने से अलग नहीं था। वह एक निर्णायक व्यक्ति भी थे। चूंकि उसने पहले ही अपना मन बना लिया था, उसने अब और संकोच नहीं किया। वह पालथी मारकर बैठ गया और तोड़फोड़ करने लगा। मूल रूप से वह टूटने से बहुत दूर नहीं था। इसके अलावा ये जिवेन लगातार पीछे से अपने शरीर में जोरदार जेन युआन भर रही थी। उसने मूल रूप से सोचा था कि शुरुआत में ये शिवेन उसकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकती थी। कौन जानता था कि ये शिवेन ने क्यों थकावट के कोई लक्षण नहीं दिखाए थे। इसके विपरीत यह अभी भी लगातार उसके शरीर में स्थानांतरित हो रहा था। हालांकि ये जिवेन का साधना स्तर उससे अधिक था, लेकिन यह जेन युआन बहुत जोरदार था। वह चिंतित था कि ये शिवेन दिखावा करने की कोशिश करेगी, लेकिन यह देखते हुए कि ये शिवेन का जेन युआन स्थिर और जोरदार था और इसके जबरदस्ती किए जाने का कोई संकेत नहीं था, उसने राहत महसूस की। हालांकि वह नहीं जानता था कि ये जिवेन की वास्तविक मौलिक ऊर्जा अत्याचारी शरीर की साधना के बाद आम लोगों की तुलना में बहुत अधिक जोरदार थी। इसके अलावा स्टार बीस्ट की रक्तरेखा को एकीकृत करने के बाद उसकी वास्तविक मौलिक ऊर्जा आम लोगों की तुलना में 10 गुना या उससे अधिक थी। अब जब ये जिवेन ने पारलौकिक क्षेत्र के तीसरे स्वर्ग में कदम रखा था, तो क्यूई के इस तरह के हस्तांतरण का समर्थन करना उनके लिए कोई समस्या नहीं थी। बहुत जल्दी ये जिवेन के समर्थन से ये माओ की खेती बिजली की गति से बढ़ी। उन्होंने तैयारी की कई प्रक्रियाओं को छोड़ दिया और मौके पर ही ट्रांसेंडेंस रियलम के दूसरे स्काई पर पहुंच गए। लगभग 1 घंटे के 1/4 के बाद ये माओ, जिन्हें ये जिवेन का निरंतर समर्थन प्राप्त था, तुरंत एक अत्याचारी आभा के साथ विस्फोट हो गया। उन्होंने सीधे ट्रांसेंडेंस दायरे के दूसरे स्वर्ग की बाधा को पार किया और ट्रांसेंडेंस दायरे के दूसरे स्वर्ग में पहुंच गए। ये माओ यह जानकर प्रसन्न हुए कि न केवल वे सीधे ट्रांसेंडेंस क्षेत्र के दूसरे स्वर्ग में पहुंचे, बल्कि वे सीधे ट्रांसेंडेंस दायरे के दूसरे स्वर्ग के शिखर पर भी पहुंचे। वह पारलौकिक क्षेत्र के तीसरे स्वर्ग की बाधा को भी छू सकता था, और यह सब ये शिवेन के आशीर्वाद के कारण था। हालांकि इस समय वह ये शिवेन के ठीक होने को लेकर कुछ चिंतित था। उसे डर था कि ये शिवेन जबरदस्ती पकड़े हुए है, जो उसकी अगली लड़ाई को प्रभावित करेगा। आप ठीक है न? ये माओ ने चिंता से पूछा। ये शिवेन की तुलना में उसने महसूस किया कि उसके साथ कुछ भी गलत नहीं था। जो भी हो, पारलौकिक क्षेत्र के दूसरे स्वर्ग में भागना केवल कुछ ही समय की बात थी। हालांकि अगर यह एक शिवेन को प्रभावित करता है तो यह अच्छा नहीं होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कितनी कोशिश की, अपनी ताकत से वह केवल कुछ और चक्कर लगा सका। हालांकि ये जिवेन के पास चैंपियनशिप जीतने की संभावना थी। अगर उसने अपनी वजह से ये शिवेन को जल्दी खत्म कर दिया, उसके पिता और तीसरे चाचा का तो कहना ही क्या, वह खुद भी खुद को माफ नहीं करेगा। यह ठीक है, यह सिर्फ एक छोटी सी बात है। ये जिवेन का चेहरा लाल नहीं था और उसका दिल तेजी से नहीं धड़क रहा था। वह अभी भी ऐसा लग रहा था जैसे उसकी ची बढ़ रही थी और वह चरम स्थिति में था। उसके लिए, जिसके पास फीनिक्स रिजनरेशन तकनीक थी, यह कोई मुश्किल बात नहीं थी। लगभग उसी समय जब वह लगातार ची स्थानांतरित कर रहा था, यह भी लगातार उसके शरीर को भरने के लिए उत्पादित किया जा रहा था। लगभग कोई नुकसान नहीं हुआ। बेशक वह ऐसा नहीं कहेगा, लेकिन ये माओ ने देखा कि वह ठीक था और ऐसा नहीं लग रहा था कि वह संघर्ष कर रहा है, इसलिए उसे राहत मिली। यदि मैं तुम्हें अपनी वजह से समाप्त होने दूं तो मैं दोषी होऊंगा, ये माओ ने कहा। बिग ब्रदर, आप मजाक कर रहे होंगे। यह खपत मेरे लिए बाल्टी में एक बूंद की तरह है और ये लोग मेरे लिए मुर्गियों और कुत्तों की तरह हैं। मुझे बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक अगर मैं अपनी सबसे अच्छी स्थिति में नहीं हूँ तो भी मैं उन्हें आसानी से हरा सकता हूँ, ये जिवेन ने मुस्कराते हुए कहा। अगर ऐसा है तो अच्छा है। ये माओ ने उस पर शक नहीं किया और तुरंत सिर हिला दिया। शक्ति में अत्यधिक वृद्धि के कारण वह अचानक आत्मविश्वास से भर गया। जल्द ही लड़ने की उसकी बारी थी और उसने तुरंत अखाड़े में कदम रखा। ये जिवेन ने भी कुछ देर प्रतीक्षा की और जब फिर से उसकी बारी आई तो उसने भी सीधे अखाड़े में कदम रखा। इस बार उसका विरोधी ट्रांसेंडेंस दायरे के चौथे स्वर्ग में एक मास्टर था। भले ही वह ये जिंग और अन्य लोगों जितना अच्छा न हो, अंतर बहुत बड़ा नहीं था। इस समय जब उसने ये जिवेन को देखा तो वह भी असामान्य रूप से अहंकारी था। ये जिवेन, जैसे ही वह कुछ कठोर शब्द कहना चाहता था, उसने देखा कि एक तलवार की रोशनी तुरंत आकाश से टूट रही है, तुरंत विशाल आकाश को फाड़ रही है और सीधे उसके शरीर को काट रही है। बूम! उसका शरीर अचानक क्षैतिज रूप से उड़ गया। उसके शरीर में अनगिनत तलवारें दौड़ पड़ीं और वह एक पल में गंभीर रूप से घायल हो गया। उसने सीधे एक कौर खून थूका और सीधे बेहोश हो गया। फिर उन्हें एक सफ़ेद रोशनी द्वारा सीधे टेलीपोर्ट किया गया। ये जिवेन बहुत मजबूत है। पारलौकिक क्षेत्र के चौथे स्वर्ग का एक गुरु वास्तव में उसकी एक चाल भी नहीं रोक सका। हाँ,
हालांकि यह कदम एक चुपके हमले का थोड़ा संदेहास्पद है, भले ही यह एक खुली और ऊपर की ओर की चाल हो। यह व्यक्ति शायद उसकी एक चाल को रोक नहीं सकता है, सिर्फ एक बात है कि यह पहले है या बाद में। यदि ऐसा है तो क्या वह अजेय नहीं है इस मामले में, जब तक कि यह कुछ शीर्ष प्रतिभाएं न हो, अन्यथा कोई भी उसका विरोधी नहीं होगा। दुर्भाग्य से इस बार येसु, ये फैंग और अन्य सभी बंद दरवाजे के प्रशिक्षण में हैं, उन्होंने इस प्रतियोगिता में बिल्कुल भी भाग नहीं लिया, अन्यथा टक्कर निश्चित रूप से सबसे शानदार होगी। फिर भी कोई बात नहीं, हालांकि वे इस बार नहीं आए, लेकिन मैंने सुना है कि ये परिवार की कुछ प्राचीन और गुप्त विरासतों, जैसे कि मार्शल असेंशन हेवनली सोर्ड फैक्शन, ने अपने सबसे उत्कृष्ट शिष्यों को भेजा है। वे इस प्रतियोगिता में एक ही शानदार कारनामे से दुनिया को विस्मित करना चाहते हैं। ऐसा करने से वे उच्च अधिकारी से संसाधन प्राप्त करने में सक्षम होंगे। यह सच है, हालांकि इनमें से कुछ गुप्त विरासतें बहुत पुरानी हैं और उनकी बहुत गहरी नींव है, फिर भी उनकी तुलना हमारे ये परिवार के संपूर्ण प्रशिक्षण से कैसे की जा सकती है। ये परिवार में मुख्य परिवार, शाखा परिवारों और विभिन्न शक्तिशाली संगठनों के अलावा विभिन्न प्राचीन और रहस्यमयी विरासतें भी थीं। सामान्य परिस्थितियों में ये प्राचीन और रहस्यमय विरासत शायद ही कभी जनता के सामने आने की पहल करेगी। हालांकि जिन वंशजों की उन्होंने खेती की, वे अक्सर अपने साथियों के बीच बेहद उत्कृष्ट थे। उन्होंने जो विरासतें प्राप्त की वे भी बहुत उत्कृष्ट थीं। कुछ का पता उस समय से भी लगाया जा सकता है जब पूरा ये परिवार बस उठ चुका था। यदि ये लोग बाहर नहीं आते तो ठीक था, लेकिन एक बार जब वे प्रकट हो जाते तो अक्सर शक्तिशाली वंशज पैदा हो जाते। अब सबसे महत्वपूर्ण समय नहीं है। बहुत से लोगों ने अभी तक अपनी असली ताकत का खुलासा नहीं किया है। उस समय निश्चित रूप से एक बड़ी लड़ाई होगी। चलो दूसरों के बारे में बात नहीं करते, बस ये जिंग अकेले। मैंने सुना है कि उसे प्रशिक्षण के लिए एक गुप्त क्षेत्र में ले जाया गया था। अब जब वह सीधे बाहर आ गया है तो उसका लक्ष्य चैंपियनशिप के लिए लक्ष्य बनाना है। अंतिम प्रतियोगिता बहुत भयंकर होगी। उद्धरण चिन्ह। हालांकि प्रतियोगिता अभी तक समाप्त नहीं हुई थी, फिर भी कुछ लोग जिनमें चैंपियन बनने की क्षमता थी धीरे धीरे उभरे थे। ये ज़िवेन, जिनके पास जियागू जेंघाओ को पंगु बनाने का रिकॉर्ड था, निस्संदेह उनमें से सबसे चमकदार अस्तित्व था। ये शीवेन स्वाभाविक रूप से जानते थे कि वह जितना आगे बढ़ेंगे यह उतना ही कठिन होता जाएगा। कई जीनियस जो अभी भी उनकी तरह अपनी ताकत छुपा रहे थे, वे भी एक के बाद एक अपनी पूरी ताकत को प्रकट करेंगे। युवा पीढ़ी के उत्कृष्ट आंकड़े येजू और कुछ अन्य लोगों तक ही सीमित नहीं रहेंगे। वह और ये जिंग सतह पर बस कुछ ही निशाने थे, उन छिपे हुए उस्तादों को शामिल नहीं किया गया। ये स्पष्ट नहीं था कि ये परिवार की कितनी शाखाएं थीं, कुछ जीनियस कैसे नहीं हो सकते थे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। चैंपियनशिप पहले से ही उनके बैग में थी। जो कोई भी इस चैंपियनशिप में झांकना चाहता था वह एक एक करके कचरे के ढेर में बह जाता था। जैसे जैसे प्रतियोगिता दौर दर दौर बीतती गई, उन प्रतिभाओं के सामने आने की संभावना धीरे धीरे बढ़ती गई। ये माओ के 2 और दौरों के बाद अंत में वह हार गया और समाप्त हो गया। इस समय लाखों की मूल टीम में से केवल कुछ 100 लोग ही बचे थे, और ये ज़िवेन को एक और अत्याचारी विरोधी का सामना करना पड़ा। यह एक छिपे हुए वंश का एक और शक्तिशाली प्रतिद्वंदी था। एक युवा मास्टर मशाल जैसी आंखों से ये ज़िवेन को घूर रहा था। उसके चेहरे पर एक शांत और सुकून भरा भाव था, जो कुछ समय पहले के आक्रामक ये किंग से बिल्कुल अलग था। ज्ञान के मोती के कारण यह एक प्रकार का पूर्ण विश्वास था। भले ही प्रतिद्वंद्वी ये ज़िवेन की तरह चकाचौंध करने वाला अस्तित्व था, उसके पास अभी भी पूर्ण आत्मविश्वास और उदासीनता थी। ये ज़िवेन, मैंने तुम्हारे अस्तित्व के बारे में सुना है। यहाँ तक ये किंग भी तुमसे पहले हार गया था, लेकिन ज्यादा गर्व मत करो, क्योंकि अगर ये किंग का विरोधी मैं होता तो वह निश्चित रूप से मेरा विरोधी नहीं होता। युवा मास्टर ने कहा, मेरी विरासत काफी खास है। यह एक प्राचीन देवता से आती है। इतना कहते ही युवा मास्टर के सिर के ऊपर से एक सांस निकली। यह सांस तुरंत एक लंबी कृपाण में तब्दील हो गई और उसके हाथ में दिखाई दी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस तरह के जीनियस हैं। मेरे सामने, जिसे देवताओं का भाग मिला है, तो एक भी वार न सह सकेगा। ये ज़िवेन, मेरा नाम याद रखना, ये चेन। उस युवा मास्टर ने अपने हाथ में एक लंबा ब्लेड पकड़ा और उदासीनता से ये शीवेन की ओर देखा और कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस तरह के जीनियस हैं। मेरे सामने, जिसके पास देवताओं की विरासत है, तुम एक भी वार नहीं झेल पाओगे। ये ज़िवेन, मेरा नाम ये चेन याद रखना। उस युवा मास्टर ने अपने हाथ में एक लंबा ब्लेड पकड़ा और उदासीनता से ये ज़िवेन को देखा जैसा उसने कहा, देवताओं की विरासत। ये ज़िवेन ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। जब वह ट्रू मार्शल वर्ल्ड में थे तब उन्हें ऐसी ही कई परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था, और ये सभी उनके घोर विरोधी थे। वे घोर अत्याचारी थे। इसके अलावा वे पौराणिक देवताओं की विरासत मात्र थे। यह पहली बार था जब उन्होंने इस तरह के बयान का सामना किया था। स्वभाव के मामले में वो ये किंग से एक स्तर ऊपर था,
लेकिन दुर्भाग्य से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस तरह के भगवान की विरासत हैं, मैं निश्चित रूप से आज चैंपियन बनूंगा, ये ज़िवेन ने दृढ़ता से कहा। यदि यह 9 रिवॉल्यूशन ताइक्वान गोल्डन पिल की उत्तेजना के लिए नहीं होता तो वह शायद परवाह नहीं करता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने चैंपियनशिप जीती या नहीं। उसका उद्देश्य केवल उच्चाधिकारियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना था ताकि वे शत्रु उसे इतनी आसानी से मारने का बहाना न ढूंढ लें। जब तक वह पर्याप्त रूप से अच्छा प्रदर्शन करता, उच्च अधिकारी उस पर आंख नहीं मूंद लेते। ठीक ये किंग की तरह, जो पहले ये ज़िवेन के हाथों के नीचे पीला पड़ गया था। हालांकि वो ये शिवेन के सामने इतना कमजोर दिख रहा था, क्या उच्च अधिकारी उसे देखते रहेंगे और उसे अंदर ले जाकर प्रशिक्षित नहीं करेंगे? यह बिल्कुल असंभव था। प्रतियोगिता में रैंकिंग ही निर्धारित करती है कि कितने पुरस्कार होंगे, लेकिन उसमें क्षमता है या नहीं, या उसके पास कितनी क्षमता है, उच्च अधिकारी को कोई पता नहीं कैसे हो सकता है। बजना, उसके हाथ में लंबी कृपाण सीधे एक भयानक कृपाण प्रकाश के साथ आकाश में फैल गई। कृपाण प्रकाश समय की नदी को विभाजित करता प्रतीत हो रहा था, जैसे कि यह दुनिया के साथ हमेशा के लिए मौजूद रहेगा। अनंत और भयानक कृपाण प्रकाश आकाश के माध्यम से कट जाता है। ये किंग के पिछले भयंकर हमले के विपरीत उसकी कृपाण रोशनी ने केवल एक शब्द पर ध्यान दिया, दबंग। कृपाण हथियारों का आधिपत्य था। अन्य कृपाण सिद्धांत, चाहे वह गति या विचित्रता की तलाश कर रहे हों, प्रामाणिक कृपाण सिद्धांत नहीं थे। केवल अभिमानी शब्द ही सार था। ये ज़िवेन इस बारे में बहुत स्पष्ट थी क्योंकि वह एक कृपाण मास्टर थी। उनकी अत्याचारी देह के साथ संयुक्त उनकी कृपाण तकनीक और भी भयंकर और अनुपम थी। साधारण लोग उसकी कृपाण को रोक भी नहीं सकते थे। अच्छी कृपाण तकनीक, लेकिन यह मेरे सामने बेकार है। ये ज़िवेन जोर से हंसे और आग की लपटों का एक समूह अचानक उनके हाथ से निकल गया और फिर जल्दी से मध्य हवा में एक लंबे ब्लेड के आकार का आकार ले लिया। आग की लपटें मध्य हवा में सीटी बजा रही थीं और असामान्य रूप से विपुल रूप से जल रही थीं। जिस तरह ये चेन की कृपाण रोशनी ये ज़िवेन को काटने वाली थी, ये ज़िवेन आखिरकार चली गई। हुश, ज्वलनशील कृपाण प्रकाश एक बार फिर दिखाई दिया और भयानक कृपाण प्रकाश ने तुरंत पूरे आकाश को आग लगा दी। बूम, आकाश में दो भयानक ब्लेड की बत्तियां आपस में टकराईं। उनके दोनों ब्लेड डाउस ने अधिपति शब्द के मार्ग का अनुसरण किया। वे अत्यंत शक्तिशाली थे और उनका पीछे हटने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। यह ऐसा था जैसे उनकी ब्लेड की रोशनी के सामने दुनिया एक पल में अपना रंग खो चुकी हो। ये ज़िवेन की ज्वलनशील ब्लेड लाइट और भी क्रूर और दबंग हो गई। इसने सीधे ये चेन की ब्लेड लाइट को काट दिया और फिर बिना किसी गति को खोए ये चेन की ओर दौड़ पड़ा। ये चेन की आंखों में आश्चर्य का भाव कौंध गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी सारी गणनाओं के बावजूद उसने अभी भी एक ज़िवेन की ताकत का गलत अनुमान लगाया था। हालांकि यह केवल एक ही आदान प्रदान था, उसने पहले ही इसे महसूस कर लिया था। ये ज़िवेन के सामने जिस ब्लेड डाउस पर उसे इतना गर्व था, वह कोई बढ़त हासिल नहीं कर सका। ये ज़िवेन द्वारा आसानी से पराजित किया गया था, यह साबित करते हुए कि ये ज़िवेन उससे अधिक अत्याचारी थी। उसने अपने पैरों पर मुहर लगाई और उसका फिगर पागलपन से पीछे हट गया। वह दर्जनों मील पीछे हट गया और उसके बाद ही वह ये ज़िवेन की ज्वलंत कृपाण आभा के स्लैश से बमुश्किल बच पाया। बूम, धधकती कृपाण आभा ने सीधे जमीन में एक बड़ी दरार डाल दी। अनगिनत धुआं और धूल उड़ गई और रेत और पत्थर उड़ रहे थे। दरार अथाह थी और यह अज्ञात था कि यह हजारों मीटर गहरी थी या नहीं। ये ज़िवेन की कृपाण इतनी शक्तिशाली थी कि वह लोगों के चेहरों को बदले बिना नहीं रह सकती थी। हालांकि वास्तविकता ने उन्हें बहुत अधिक सोचने की अनुमति नहीं दी। इस समय ये ज़िवेन सीधे उसका पीछा कर रही थी। उसके हाथ में जलती हुई लंबी कृपाण शून्यता की ओर इशारा करती है और आग की लपटों की एक रेखा खींचती है। यह दूर से असाधारण रूप से शानदार लग रहा था, लेकिन केवल वही महसूस कर सकते थे जो स्थिति में थे कि यह कितना खतरनाक था। ये ज़िवेन की गति इतनी तेज थी कि वह एक पल में कुछ दर्जन मील की दूरी तय कर सकता था। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, ये ज़िवेन की ज्वलनशील सेबर लाइट अचानक हवा में दिखाई दी, आकाश को जलाते हुए, जैसे कि उसने एक ज्वाला क्षेत्र बना लिया हो। एक पल में यह पहले से ही उसके चेहरे के सामने फिसल गया था। ये चेन अचानक बार बार दहाड़ती है, अपने पूरे शरीर से जेन युआन पर दबाव डालती है। वह पहले से ही हताश था। अगर वो ये ज़िवेन की कृपाण तकनीक को नीचे गिरने से नहीं रोक सका, तो वह एक चाल में गंभीर रूप से घायल हो सकता है या एक चाल में मारा भी जा सकता है। हर कोई जानता था कि हमला भयंकर था, लेकिन वे नहीं जानते थे कि ये ज़िवेन का ब्लेड डाउस जरा भी कमतर नहीं था और इससे भी अधिक विनाशकारी था। उन्होंने खुद हेगमोन ब्लेड डाउस का अभ्यास किया था और वह बहुत स्पष्ट थे कि अगर वह इस तलवार से मारा गया तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। हुश, उसके शरीर पर एक अज्ञात ऊर्जा एक पल में एक के बाद एक घेरे में बह गई, जिससे उसके चारों ओर एक ब्लेड डाउस डोमेन बन गया। एक पल में अनगिनत कृपाण उड़ गए, मध्य हवा में संघनित हो गए और फिर पागलपन से ये ज़िवेन की ओर गिरे। उसने ये ज़िवेन को गंभीर रूप से घायल करने की उम्मीद नहीं की थी,
लेकिन वह उसकी गति को रोकना चाहता था। मेरे लिए तोड़ो, ये ज़िवेन जोर से चिल्लाया और ध्वनि तरंग सीधे बाहर चली गई, तुरंत कृपाण आभा को नष्ट कर दिया जो मध्य हवा में उसे मारने के लिए दौड़ना चाहता था। ये कृपाण ये ज़िवेन के कदमों को रोक नहीं सका और लगभग एक पल में ये ज़िवेन पहले ही उसके सामने दौड़ पड़ा। हुश! ज्वलंत कृपाण आभा ने एक चमकदार रोशनी खींची, आकाश में नृत्य किया और भव्य निशान छोड़े। यह खत्म हो गया है, ये चेन भी खत्म हो गया है। वह निश्चित रूप से ये ज़िवेन का विरोधी नहीं है। इस समय किसी ने लगभग अपनी आंखें बंद कर लीं और इस दृश्य को देखने के लिए सहन नहीं कर सका। एक जीनियस ये शीवेन के हाथों गिरने वाला है, क्या कोई नहीं है जो उसे आगे बढ़ने से रोक सके? किसी ने पूछा। नहीं, यह अभी खत्म नहीं हुआ है। इस समय जोर से कहा। बूम! ये ज़िवेन का ज्वलंत कृपाण और आस एक स्लैश के साथ सीधे शून्यता की दुनिया में आ गया। यह ब्लेड के रास्ते की दुनिया थी। वे ऑफ द ब्लेड की खेती में सभी ने गर्व महसूस किया। आम लोगों से लेकर बादशाहों तक सभी ने वे ऑफ द ब्लेड की साधना की। इस दुनिया में कोई और मार्शल आर्ट नहीं था, ब्लेड का रास्ता ही था। इस दुनिया में कई बच्चों ने कम उम्र से ही ब्लेड डाउस की खेती शुरू कर दी थी और कई बूढ़े लोग अपने गोधूली वर्षों में, जिनके हाथ पहले से ही काम रहे थे, अभी भी ब्लेड डाउस की खेती करना जारी रखा। और ये ज़िवेन की धधकती कृपाण आभा सीधे इस दुनिया में आ गई। एक पल में इस दुनिया के अनगिनत देश नष्ट हो गए, जैसे कि एक तलवार भगवान के राज्य में गिर गई हो। सर्वोच्च ब्लेड डाउस की दुनिया वास्तव में एक झटके से नष्ट हो गई थी और यह बेहद भयानक थी। तो ज़िवेन की धधकती कृपाण आभा इस दुनिया से सीधे टूट गई, इस दुनिया को सीधे दो टुकड़ों में काट दिया। उसके दिल में एक हल्का सा आश्चर्य भी था, न जाने यह किस तरह का ब्लेड डाउस था। यह वास्तव में ब्लेड डाउस किंगडम को खत्म कर सकता था। यह ब्लेड डाउस वास्तव में बहुत ही अद्भुत था। क्या यह ब्लेड डाउस इनहेरिटेंस ऑफ द गॉड्स था? ये ज़िवेन का ज्वलंत कृपाण अभी भी धीमा हो गया था क्योंकि पतली हवा से इस दुनिया का आभास हुआ था। यह अपेक्षित गति तक नहीं पहुंच पाया था, लेकिन यह थोड़ी सी देरी थी जिसने ये चेन को ये ज़िवेन के हमले से बचने का समय दिया। बूम! तो ज़िवेन की कृपाण सीधे जमीन पर धंस गई और एक और बहुत ही भयानक दरार टूट गई। इस सब का वर्णन करने में काफी समय लगा, लेकिन वास्तव में यह केवल एक पल में था। ये चेन जो ये ज़िवेन के हाथों से बच गई थी, इस समय लगातार हॉन्फ रही थी। अभी सब कुछ बहुत खतरनाक था, बस एक झटके ने उन्हें एक मृत अंत में मजबूर कर दिया था। स्पष्ट रूप से दबंग और खतरनाक ब्लेड डाउस दिखा रहा था। उसने पहले कभी ऐसी स्थिति का सामना नहीं किया था। वे दोनों ब्लेड डाउस के किसान थे। उसने हमेशा दूसरों को एक स्लैश के साथ एक डेड एंड में जाने के लिए मजबूर किया था। कोई भी उसे एक स्लैश के साथ इस स्थिति में मजबूर करने में सक्षम नहीं था। हालांकि यह एक प्रतियोगिता थी, वास्तविक जीवन और मृत्यु की लड़ाई नहीं थी। उसे यह भी नहीं पता था कि ये ज़िवेन के पास कितनी ताकत थी। अगर उसे एक स्लैश के साथ आधा काट दिया जाता तो उसके पास रोने के लिए भी जगह नहीं होती। हफ हफ हफ! उसकी छाती के लगातार उठने और गिरने के साथ सांस लेने की उत्कृष्ट आवाज उसकी छाती के लगातार उठने और गिरने के साथ थी। अभी अभी उस दूसरे विभाजन में उसने अपने आधे से अधिक जेन युआन का उपभोग कर लिया था। अगर उसने अचानक अपने आधे से अधिक जेन युआन को जला नहीं दिया होता और अपनी गति को अत्यधिक बढ़ा दिया होता तो शायद उसके पास इससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। ज़िवेन की कृपाण ब्लेड से किए गए इस हमले से उसे आखिरकार एहसास हुआ कि उसकी ताकत और ये ज़िवेन की ताकत के बीच अभी भी एक बड़ा अंतर था। ये ज़िवेन के ब्लेड के हमले ने उसे एक हताश स्थिति में धकेल दिया था। ऐसा लगता था कि युवा पीढ़ी के शीर्ष स्वर्ग के गौरव विशेषज्ञों की ताकत उनकी कल्पना से कई गुना अधिक शक्तिशाली थी। उसके मुंह का कोना अनायास ही एक अजीब सी मुस्कान बिखेरता है। ऐसा लगता है कि वह अभी भी एक कुएं में मेढक की तरह है, दुनिया के नायकों को कुछ हद तक कम आंक रहा है। लेकिन ऐसा होने के लिए वह थोड़ा अनिच्छुक था। वह सिर्फ 2 स्लैश देखकर इस तरह हार मानने को तैयार नहीं था। तुरंत बिना किसी हिचकिचाहट के वह सीधे अपनी कृपाण के साथ खड़ा हो गया और चिल्लाया, ये ज़िवेन, तुम बहुत मजबूत हो, लेकिन मैं भी हार नहीं मानना। अगला, यह मेरा आखिरी स्लैश है। अगर आप इसे झेल सकते हैं तो मैं सीधे करूंगा, हार मान लो, नहीं तो मुझे दोष मत दो। उसके हाथ की लंबी कृपाण तुरंत हम के साथ उबलने लगी और अचानक एक भयंकर कृपाण का प्रकाश उबलने लगा। स्वर्ग तोड़कर 8 कदम स्लैश! ये चेन ठंडेपन से चिल्लाया और एक कदम आगे बढ़ाया। उसके शरीर की गति बहुत तेजी से उछली। तो ज़िवेन भौचक्का रह गया। यह किस तरह की मार्शल तकनीक है? यह इतना अजीब क्यों है? लेकिन ये चेन की हरकतें अभी खत्म नहीं हुई थीं। कदम दर कदम, और हर कदम के साथ उसके शरीर की गति थोड़ी बढ़ गई। 8 कदम स्लैश! अच्छा नहीं। तो ज़िवेन ने अचानक अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसके हाथ में लगी लंबी लौ कृपाण सीधे उबल पड़ी और सीधे उसकी ओर दौड़ पड़ी। उसे बिल्कुल 8 कदम पूरे करने का अवसर नहीं दिया। लेकिन इस समय ये चेन पहले ही अपनी गति तेज कर चुका था और पहले ही 8 कदम पूरे कर चुका था। उसके शरीर की गति भी एक चरम बिंदु पर चढ़ गई थी। ये चेन के शरीर का आभामंडल पूरी तरह चरम पर पहुंच गया था। उसके शरीर में उबलता हुआ रक्त एक ऊर्जा स्तंभ में संघनित हो गया जो आकाश में चला गया।
उसके हाथ में लंबी कृपाण आखिरकार चली गई। इसे ऊंचा उठाया गया और मध्य हवा में विस्तारित किया गया। अनगिनत कृपाण आभा मध्य हवा में बनी और फिर एक विशाल कृपाण आभा में संघनित हुई जो नीचे गिर गई। भयानक सेबर क्यूई ऐसा लग रहा था जैसे वह पूरी दुनिया को आधा करने जा रहा हो। यह असामान्य रूप से भयानक लग रहा था। ये शिवेन ने अपने हाथ फैलाए। उसकी हथेलियां दिव्यता से आच्छादित थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसके हाथ सोने में ढाले गए हों। उसने सीधे कृपाण आभा को पकड़ लिया। बूम! एक बड़ी और भयानक गर्जना हुई। अनगिनत कृपाण आभा अचानक फैल गई। अनगिनत हवा की लहरें उड़ गईं जो सभी दिशाओं में लुढ़क गईं। इस कृपाण का क्या हुआ? ये जिवेन को नहीं मारा जाएगा, है ना? बिलबिलाते धुएं में सभी ने पूछा। वे अपने डिवाइन टेलीकाइनेसिस के साथ इसमें प्रवेश नहीं कर सके, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे इसे देख नहीं पाए। अचानक एक दबी हुई आवाज आई। एक आकृति तुरंत उसमें से निकली और एक पहाड़ से जा टकराए, सीधे पहाड़ को तोड़ते हुए और फिर पहाड़ से नीचे लुढ़क गई। सभी ने गौर से देखा। क्या यह व्यक्ति ये चेन नहीं था? हालांकि धुआं और धूल अभी छटनी बाकी थी, लेकिन परिणाम पहले से ही स्पष्ट था। निश्चित रूप से धुएं और धूल को धीरे धीरे छंटने में देर नहीं लगी। ये जिवेन अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे करके ऐसे खड़ा था जैसे कि उस पर अपनी कृपाण का बिल्कुल भी प्रभाव न पड़ा हो। सौभाग्य से आप ट्रांसेंडेंस क्षेत्र के 5वें स्तर के केवल शिखर पर हैं, नहीं तो यह कृपाण एक बड़ी समस्या होगी। ये शिवेन ने हल्के से कहा। स्काई पियर्सिंग 8 स्टेप वास्तव में बहुत शक्तिशाली था। प्रत्येक चरण के परिणामस्वरूप ताकत में भारी सुधार होगा, खासकर जब वह पहले से ही ट्रांसेंडेंस दायरे के 5वें स्तर के शिखर पर था। ट्रांसेंडेंस दायरे के 6ठे स्तर का एक साधारण विशेषज्ञ भी इस कृपाण से गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। दुर्भाग्य से ये जिवेन की युद्ध शक्ति पहले से ही ट्रांसेंडेंस दायरे के 6ठे स्तर के शिखर के बराबर थी। हालांकि ऐसा हमला भयानक था, फिर भी यह उसे चोट नहीं पहुंचा सका। ये चेन के पहाड़ से लुढ़कने के कुछ देर बाद ही एक सफेद रोशनी उसे दूर ले गई। उसकी पिछली सारी महत्वाकांक्षा हवा में उड़ गई थी। ये शिवेन ने शांति से युद्ध की दुनिया छोड़ दी। उसका चेहरा लाल नहीं था और न ही उसकी सांस फूल रही थी। यह ऐसा था मानो यह लड़ाई उस पर बिल्कुल भी प्रभाव नहीं डाल सकती थी। ये जिवेन बहुत मजबूत है। ये चेन की युद्ध शक्ति भयानक है, विशेष रूप से देवताओं की विरासत के साथ। उसका भविष्य का विकास असीम है। लेकिन फिर भी वो एक शिवेन के साथ बिल्कुल भी प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता, वह उससे अपनी पूरी ताकत भी नहीं लगा सकता। ये चेन के लिए यह अफसोस की बात है। अगर वह ये जिवेन से नहीं मिला होता तो शायद वह शीर्ष 10 में या यहाँ तक कि शीर्ष 5 में भी जाने में सक्षम होता। इस बार येसु और अन्य यहाँ नहीं हैं। यह उनके लिए चमकने और प्रसिद्ध होने का एक अच्छा अवसर हो सकता था। उनका भी यह विचार था। दुर्भाग्य से ये जिवेन जैसा कुकर्मी कहीं से भी प्रकट हो गया। यहाँ तक अगर वे प्रसिद्ध हो जाते हैं तो वे केवल ये जिवेन के लिए सीढ़ी बनेंगे। चाहे वह पिछले ये क्विंग हो या वर्तमान ये चेन, उनकी विरासत अविश्वसनीय है, लेकिन ये जिवेन के हाथों में वे सिर्फ खेलने की चीजें हैं। ये जिवेन की उत्पत्ति क्या है? यह किस तरह की विरासत है? ऐसा कहा जाता है कि ये जिवेन मूल रूप से हमारे ये परिवार की रक्त रेखा थी। वह हमारे ये परिवार द्वारा खेती नहीं की गई थी। क्या आप जानते हैं कि उसके पास क्या विरासत है? वह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? कुछ लोग हैरान थे। वे नहीं जानते थे कि ये शिवेन कहाँ से आया है। वह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? ऐसा कहा जाता है कि वह पिछले ये जुनशान का बेटा है। ये जुनशान, तुम्हारा मतलब है कि ये जिवेन ने ये चेन को आसानी से हरा दिया, जिससे अनगिनत लोग तुरंत ही चिल्ला उठे। यहाँ तक ये परिवार के उच्चाधिकारियों के बीच भी इसकी काफी चर्चा थी। समान, बहुत समान। वे वास्तव में पिता और पुत्र हैं। ये जुनशान की मौत आखिरकार एक रहस्य है, अब जबकि उनका बेटा वापस आ गया है। मुझे नहीं पता कि यह हमारे ये परिवार के लिए अच्छी बात है या बुरी बात। इस आदमी में असीमित क्षमता है। इसे जीवित नहीं छोड़ा जाना चाहिए। इन उच्चाधिकारियों की भी अपनी योजनाएं थीं। उनमें से प्रत्येक का एक अलग दृष्टिकोण था। ये शिवेन ने बिल्कुल भी परवाह नहीं की। जब तक इसने ध्यान आकर्षित किया, यह काफी था। चाहे वह अच्छा था या दुर्भावनापूर्ण, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। ये चेन के बाद ये जिवेन ने कई विशेषज्ञों को आसानी से हरा दिया, जो पहले ही ट्रांसेंडेंस दायरे के 4थे स्वर्ग में प्रवेश कर चुके थे और सीधे शीर्ष 8 में पहुंच गए थे। शीर्ष 8 में उनका प्रतिद्वंद्वी भी ट्रांसेंडेंस दायरे के शुरुआती 5वें स्वर्ग में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। हालांकि वो ये जिवेन का विरोधी नहीं था, फिर भी ये जिवेन को आह भरनी पड़ी। ये परिवार में वास्तव में कई प्रतिभाएं थीं। येसु और जीनियस के एक समूह के अलावा जो कई वर्षों से प्रसिद्ध थे, अभी भी कई युवा जीनियस थे जो दुनिया को विस्मित करने के लिए प्रसिद्ध होने से बहुत दूर थे। इन प्रतिभाओं के लगातार उभरने से ये परिवार कैसे मजबूत नहीं हो सकता था। हालांकि बहुत जल्दी सभी का ध्यान एक बार फिर उस पर केंद्रित हो गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि सेमीफाइनल में उसका प्रतिद्वंद्वी ये जिंग के अलावा कोई नहीं था। इस टूर्नामेंट में 2 लोग थे जो सबसे चमकदार थे।
एक थी ये जिवेन। उसने कई विरोधियों को हरा दिया था जिन्हें हराना असंभव समझा जाता था, और अब वह जहां था वहां तक आ गया था। दूसरे ने पहले ही बहुत ध्यान आकर्षित किया था। अपने पूर्वजों को स्वीकार करने के लिए ये कबीले में लौटने से पहले ही वह पहले से ही एक प्रसिद्ध प्रतिभा थे। ये कबीले में लौटने के बाद वह सीधे मार्शल एसेंस टॉवर की छठी मंजिल से टूट गया था, और उसके नाम ने ये कबीले को हिला दिया था। हालांकि बाद में ये जिवेन और ये फैन ने उनकी प्रसिद्धि को कम कर दिया था, लेकिन उनकी ताकत और प्रतिभा को नकारा नहीं जा सकता था। और अब वे अंततः शीर्ष 4 में मिले। वे फाइनल में नहीं मिले, जिससे कई लोगों को लगा कि यह थोड़ा अफसोस की बात है। उन दोनों में चैंपियनशिप जीतने की क्षमता थी और दोनों में से कोई भी चैंपियनशिप जीत सकता था। दुर्भाग्य से वे शीर्ष 4 में मिले। सभी की नज़र में यह कुछ अफसोस की बात थी। इस समय विशाल चौक में केवल 4 लोग बचे थे। ये जिवेन और ये जिंग के अलावा 2 अन्य युवा विशेषज्ञ भी थे जिनके पास असाधारण आभामंडल और असाधारण शक्ति थी। अगर इन चारों लोगों में एक बात समान थी तो वह यह थी कि उन्होंने अपने सभी विरोधियों को आसानी से हरा दिया था ताकि वे अभी जहां थे वहां पहुंच सकें। और अब वे आखिरकार मिल गए थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने अपने विरोधियों को पहले कितनी आसानी से हरा दिया था, उन्हें चैंपियनशिप जीतने का मौका पाने के लिए अब अपने विरोधियों को हराना था। विशेष रूप से हालांकि वे शीर्ष 4 में थे, उच्च अधिकारी द्वारा दिए गए पुरस्कारों में शीर्ष 10 में शीर्ष 3 और शेष 7 लोगों के बीच बहुत अंतर था। पहले स्थान के लिए 9 क्रांतियों ताइक्वान गोल्डन पिल का उल्लेख नहीं करना। 9 रिवॉल्यूशंस ताइक्वान गोल्डन पिल ने अकेले ही उसके बाद के सभी पुरस्कारों के मूल्य को कम कर दिया था। इसलिए सभी के पास कोई रास्ता नहीं था। वे केवल अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ सकते थे और शीर्ष 3 के लिए लड़ सकते थे। इसके अलावा जीनियस में कौन ऐसा जीनियस नहीं था जो इसे इतनी दूर कर सके। उनमें से प्रत्येक के पास अकल्पनीय ताकत और महत्वाकांक्षा थी। सिर्फ शीर्ष 3 के लिए लड़ने के लिए उन्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। उस समय उनका लक्ष्य चैंपियनशिप जीतना था। 9 क्रांतियां ताइक्वान गोल्डन पिल। ये जिवेन, यह अफसोस की बात है कि तुम केवल इतनी दूर जा सकती हो। ये जिंग ने ये जिवेन को देखा और उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा। उसे पता ही नहीं चला कि कब ये शिवेन उसके पक्ष में कांटा बन गया। ये सू और अन्य शामिल नहीं थे। यदि वह युवा पीढ़ी के बीच शीर्ष पर चढ़ना चाहता था तो ये जिवेन एक ऐसा पहाड़ था जिसे पार करना मुश्किल था। मुझे लगता है कि यह आपके लिए दुख की बात है। ये जिवेन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और ये जिंग के उकसावे को गंभीरता से नहीं लिया। 9 रिवॉल्यूशंस ताइक्वान गोल्डन पिल मेरे लिए तैयार की गई थी। आप लोग भी इसका लालच करना चाहते हैं? क्या मजाक है? ये जिंग ठंडेपन से मुस्कुराया और टोकन को नियंत्रित करने और प्रतियोगिता के लिए उपयोग किए जाने वाले सूक्ष्म जगत में प्रवेश करने का बीड़ा उठाया। ये जिवेन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और सीधे अंदर चली गईं। ये जिंग मुश्किल से ही सूक्ष्म जगत में प्रवेश कर पाया था जब ये कस्वेन खुद पर हमला करने की पहल करने से खुद को रोक नहीं पाए। अनगिनत तारों की शक्ति उसके हाथ से निकलने लगी और लहरों का एक घेरा बना दिया। यह एक बड़े तारे के हाथ में बदल गया और जोर से गड़गड़ाहट की आवाज के साथ थप्पड़ मारा। इस बड़े तारे के हाथ में एक ब्रह्मांड समाहित है। अनगिनत सितारे नष्ट हो गए और एक पल में पुनर्जन्म हुआ। पुनर्जन्म और विनाश की शक्ति एक भयानक शक्ति में बदल गई जो एक शिवेन की ओर फटी। एक तारे की तरह वह तुरंत नीचे गिर गया और सीधे एक शिवेन को दबा दिया। स्टार विध्वंसक, वो जोर से चिल्लाया और सीधे एक शिवेन को दबा दिया। ये जिवेन की आंखें चमक उठीं। 3 महीने पहले की तुलना में ये जिंग की ताकत में मूलभूत परिवर्तन आया था। हालांकि वह ट्रांसेंडेंस दायरे के 6ठे स्तर में नहीं टूटा था, लेकिन उसकी ताकत निश्चित रूप से 3 महीने पहले के 10 में से आसानी से उसे हराने के लिए पर्याप्त थी। ऐसा लग रहा था कि वह पिछले 3 महीनों से लगन से खेती कर रहा था। ये जिंग ने भी सुस्ती नहीं दिखाए। बड़े शॉट से दूर होने के बाद उन्होंने गुप्त क्षेत्र में बहुत कुछ हासिल किया था। ये जिवेन, हालांकि मैं तुम्हारी ताकत नहीं जानता और मैं तुम्हारे मूल को नहीं जानता, जो कोई भी मेरे रास्ते में खड़े होने और मुझे चैंपियनशिप जीतने से रोकने की हिम्मत करेगा वह मर जाएगा। एक गर्जना के साथ स्टार का हमला एक ज्वार की लहर की तरह था और ये शिवेन की ओर जबरदस्त रूप से फूटा था। इस समय ये जिवेन के शरीर पर ची तुरंत भड़क उठी। उसके कपड़े फड़फड़ाने लगे और क्यूई की लहरें उसके शरीर को केंद्र बनाकर फैल गईं। बड़े सितारे के हाथ का सामना करते हुए ये शिवेन आखिरकार हिल गया। उसके हाथ में एक भयानक शक्ति उबल रही थी और अनगिनत तारे उसके हाथ में एक विशाल तारे में संघनित हो गए थे। उन्होंने सीधे पंच आउट कर दिया। मुट्ठी और हथेली के टकराने से एक चकाचौंध करने वाला निशान छोड़ते हुए 2 तारे आकाश में छा गए। बूम! एक भयानक टक्कर हुई और अनगिनत सितारों ने चमकदार रोशनी पैदा की। केंद्र के रूप में मुट्ठी और हथेली के साथ वे सभी दिशाओं में उन्मत्त रूप से नष्ट हो गए। वे जहां भी गए बड़ी मात्रा में जगह का सर्वनाश हो गया। ऐसा लगता था कि यह दृश्य उस समय पर लौट आया है जब ब्रह्मांड का जन्म हुआ था, जब आकाश और पृथ्वी अलग हो गए थे।
इसके तुरंत बाद झटके की लहर सभी दिशाओं में बह गई और सीमा का विस्तार हुआ। यह बेहद भयानक था। दो भयानक ताकतों ने सीधे उनके शरीर पर प्रभाव डाला। ये जिवेन का शरीर थोड़ा हिल गया, जबकि ये जिंग का शरीर 2 कदम पीछे हट गया, इससे पहले कि वह रुक पाता। उन दोनों के बीच अभी अभी मारपीट का आदान प्रदान लगभग तुरंत स्पष्ट हो गया था कि कौन श्रेष्ठ था और कौन हीन। ये जिंग की आंखों में एक अचंभित रूप कौंध गया। वो जाहिर तौर पर ये शिवेन की लड़ाई की ताकत से डरा हुआ था। हालांकि वह हमलों की पिछली लहर में घायल नहीं हुआ था, फिर भी इसने उसे 2 कदम पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया था। हालांकि ये शिवेन 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी थी। यह अपने आप में कुछ बातें समझाने के लिए काफी था। दोनों के बीच आदान प्रदान इतना भयानक है, निश्चित रूप से ये 2 लोग स्वर्ग के पक्षधर हैं। एक दूसरे का सामना करते समय उनके लिए पहले की तरह आसानी से एक दूसरे को हराना और जीतना असंभव है। हाँ, इन 2 लोगों में से एक हमारे ये परिवार का खून है और दूसरा हमारे ये परिवार में एक बड़े शॉट का नाजायज बेटा है। तार्किक रूप से कहा जाए तो उन्हें हमारे ये परिवार के स्थानीय विशेषज्ञों के लिए एक मैच नहीं होना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं पता कि उनका किस तरह का आकस्मिक मुकाबला हुआ। वे वास्तव में इतने शक्तिशाली हैं। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे बहुत स्पष्ट थे कि स्थानीय प्रतिभाओं की तुलना में बाहर घूमने वाले संसाधनों की तुलना बिल्कुल नहीं की जा सकती थी। उनके लिए खेती करना अधिक कठिन था। वे शाखा परिवारों से तुलना भी नहीं कर सकते थे। मुख्य परिवार की प्रतिभाओं की तो बात ही छोड़िए। अगर ये जिंग होती तो ठीक होता। बहुत समय पहले लोगों ने अनुमान लगाया था कि वह ये परिवार में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति का नाजायज बेटा था। हालांकि वह बाहर भटक रहा था, वास्तव में यह महत्वपूर्ण व्यक्ति गुप्त रूप से उसे अपनी खेती के लिए संसाधन उपलब्ध करा रहा था। अन्यथा उसके लिए ऐसा साधना आधार होना असंभव होता। ये जिवेन वास्तव में एक चट्टान की दरार से निकली थी। उनका ये परिवार के मुख्य परिवार और शाखा परिवारों से कोई लेना देना नहीं था। यह वास्तव में चौंकाने वाला था कि ऐसा व्यक्ति इस स्तर तक साधना कर सकता है। मुझे डर है कि लॉ मैनिफेस्टेशन दायरे के 5वें स्तर पर सामान्य योद्धा सीधे उनके सामने एक पंच से मारे जाएंगे। वे इन 2 लोगों के लिए बिल्कुल भी मेल नहीं खाते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि वे पहले से ही कानून अभिव्यक्ति क्षेत्र के 6ठे स्तर में प्रवेश कर चुके हैं? बहुत से लोगों के अपने अनुमान थे, लेकिन इससे पहले कि वे और अधिक सोचते, लड़ाई शुरू हो चुकी थी। हालांकि इस बार ये जिवेन ने पहला हमला किया। स्वोश! ये जिवेन की आकृति लगभग सुनहरी रोशनी के गोले में बदल गई और तुरंत गायब हो गई। फिर वो एक पल में ये जिंग के सामने आया। उसने सीधे अपनी हथेली फैलाई और उसमें अनगिनत तारों की रोशनी झिलमिला उठी। वे प्रकाश की किरणों में बदल गए, जिससे एक विशाल पिंजरा बन गया जो आकाश से ये जिंग पर गिरा। 1000 सितारे हावी हथेली, यह सिर्फ एक छोटी सी चाल है। ये जिंग ने तिरस्कारपूर्वक कहा, मैं इस बार चैंपियन बनने जा रही हूं। जो कोई भी मेरे रास्ते में खड़ा होने की हिम्मत करेगा वह मर जाएगा। वह दहाड़ा और उसका पूरा शरीर फट गया। उसके हाथ लोहे के पंजे की तरह थे और वह बेरहमी से हवा में उड़ गया। उसकी उंगलियों के बीच के अंतराल से अंतहीन तारों का प्रकाश उबल रहा था। झपट्टा मारना, ये जिवेन टूटकर गिर गई और तारों का पिंजरा तुरंत फट गया। यह उसके शरीर को बिल्कुल भी नहीं ढक सकता था। फिर अनगिनत सुनहरी रोशनी से मिश्रित एक बड़ा हाथ विशाल आकाश में घुस गया और ये जिवेन की ओर लपका। अगर ये जिवेन को पकड़ लिया जाता तो पहाड़ और समुद्र भी फट जाते। यह एक ऐसा हाथ था जो तारों का पीछा कर सकता था और चांद को पकड़ सकता था। पुची! ये जिवेन की प्रतिक्रिया और भी तेज थी। उसने अपनी फ्लेमिंग सेबर तकनीक से नीचे गिराया और हवा में बड़े स्टारलाइट हाथ को कुचल दिया। फिर ये जिवेन और भी तेज गति से नीचे गिर गई। उसका शरीर उल्का की तरह नीचे गिर गया और तुरंत ये जिंग की दिशा की ओर दौड़ पड़ा। मेरे लिए मरो! उल्का विस्फोट! ये जिवेन चिल्लाया और उसकी 5 उंगलियां मुट्ठी में बंद हो गईं। असंख्य तारों का प्रकाश भयानक गति से उसकी मुट्ठी में संघनित हो गया। शानदार चमक एक उल्का की तरह विशाल आकाश में फैली हुई थी। असंख्य तारों का प्रकाश उबल पड़ा और तारों की शक्ति उसके हाथ में संघनित हो गई। यहां तक यह एक भयानक तूफान में संघनित हो गया और तुरंत बह गया। इसने एक विशाल तारों का तूफान बनाया और भयानक ऊर्जा उतार चढ़ाव एक पल में फैल गया। यहां तक कई विशेषज्ञ जो बाहर से लड़ाई देख रहे थे, वे भयानक आभा महसूस कर सकते थे। ये जिंग की तो बात ही छोड़ दे जो एक अस्वेन के सामने खड़ा था। उसकी आंखों में भय का एक अकल्पनीय रूप चमक उठा। वह सोच भी नहीं सकता था कि एक शिवेन के पास इतनी भयानक चाल कैसे हो सकती है। हालांकि वह इसका पता नहीं लगा सका, लेकिन इसने उसके शरीर को सहज रूप से भागने से नहीं रोका। आप कहाँ जा रहे हैं? ये जिवेन चिल्लाया और तुरंत उसका पीछा किया। वह उसे कैसे भागने दे सकता था? बूम! ये जिवेन के हाथ में रखा उल्का एक पल में फट गया। ये जिवेन द्वारा विस्फोट की ऊर्जा को संघनित किया गया और फिर हवा में उड़ा दिया गया। विस्फोट से ऊर्जा ने विशाल आकाश को भेदते हुए एक चमकदार रोशनी को उड़ा दिया और फिर ये जिंग के शरीर में जा घुसी। हालांकि ये जिंग बचना चाहता था, लेकिन वो ये कसिंग की गति के साथ नहीं चल सका।
बूम! उल्का विस्फोट से तू जिंग का शरीर सीधे नष्ट हो गया और यह लगभग मौके पर ही बिखर गया। इस बार उल्का विस्फोट ने ये ज़िवेन की क्यूई का 10वां हिस्सा सूखा दिया था। यह ज्ञात होना चाहिए कि स्टार बीस्ट के साथ एकीकृत होने के बाद ये ज़िवेन के पास भारी मात्रा में क्यूई थी। यह स्पष्ट था कि यह उल्कापिंड विस्फोट कितना भयानक था, एक ही बार में उसकी क्यूई के 10वें हिस्से को खत्म करने में सक्षम होना। इसके अलावा यह उसके द्वारा सुधार किया गया था। यह एक तुरुप का इक्का था जिसे वह सामान्य परिस्थितियों में आसानी से उपयोग नहीं करेगा। ये जिंग ने इस वार को सिर पर लिया और एक पल के लिए हर जगह खून और मांस बिखरा हुआ था। उसका शरीर लगभग उसी जगह पर बिखर गया था और उसके पीछे हटने से रोकने से पहले उसका चेहरा कई पहाड़ों से टकरा गया था। इस समय उसका शरीर पहले से ही अस्त व्यस्त था और यह भी कहा जा सकता था कि उसे ये ज़िवेन ने लगभग मार डाला था। यह कदम बहुत भयानक है। कानून घोषणा क्षेत्र के कुछ विशेषज्ञों सहित बहुत से लोग जो हजारों वर्षों से साधना कर रहे थे, जब उन्होंने इस कदम को देखा तो उन्हें अभी भी ठिठुरन महसूस हुई। उन्होंने अवचेतन रूप से खुद की तुलना ये ज़िवेन से की, केवल यह पता लगाने के लिए कि अगर यह वे होते तो वे निश्चित रूप से मर जाते। कोई और होता तो भी बेकार होता। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह एक महाकाव्य लड़ाई होगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस लड़ाई का परिणाम इतनी आसानी से तय हो जाएगा। ये जिंग ये ज़िवेन के बराबर बिल्कुल भी नहीं है। वह एक पल में हार गया। ऐसा नहीं है कि ये जिंग बहुत कमज़ोर है, बात यह है कि ये जिंग बहुत मजबूत है। मूल रूप से मैंने सोचा था कि वे दोनों एक दूसरे को तब तक परखते रहेंगे जब तक कि वे जीत के प्रति आश्वस्त नहीं हो जाते। किसने सोचा होगा कि एक शिवेन अचानक एक घातक कदम उठाएगी। इस चाल का क्यों उतार चढ़ाव इतना बड़ा है। मुझे लगता है कि ये ज़िवेन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी होगी। अगर यह कदम ये जिंग को नहीं मार सकता है तो जो मरेगा वह खुद ये कस्वेन ही होगा। जिसकी बात करें तो दोनों एक ही खानदान के हैं, लेकिन ये ज़िवेन निर्णायक और निर्दयी है। जाहिर है उसके पास ये जिंग से अधिक अनुभव है। यह सही है। अगर यह मैं होता तो मैं इस कदम को उठाने के लिए अपने सभी ट्रू एसेंस का उपयोग करने की बिल्कुल हिम्मत नहीं करता, क्योंकि यदि कोई दुर्घटना होती या यदि मैं उसे नहीं मारता तो मैं ही मरता। उनका साहस वास्तव में आश्चर्यजनक है। हालांकि वे स्पष्ट रूप से नहीं जानते थे कि स्टार बीस्ट के रक्त रेखा के साथ एकीकृत होने के बाद ये ज़िवेन की ची आम लोगों की तुलना में 10 गुना या दर्जनों गुना अधिक थी। ऐसा लगता है कि उस कदम ने अभी अभी उसकी सारी ताकत का इस्तेमाल किया है, लेकिन वास्तव में उसकी युद्धक शक्ति अभी भी उसकी चरम अवस्था के 80% या 90% पर बनी हुई थी। फीनिक्स पुनर्जनन के उपचार के तहत उसे अपनी चरम स्थिति में आने में अधिक समय नहीं लगेगा। दूसरों के लिए, अपने जीवन के लिए लड़ने के लिए साहस की आवश्यकता होगी, लेकिन डूटा के लिए ऐसा नहीं था। फिर भी जैसे ही वह ऊपर आया उसने शायद ही कभी मारने की चाल चली। वह आमतौर पर पानी का परीक्षण करने के बाद ऐसा करेगा। ये ज़िवेन की आकृति गिर गई और ये जिंग से ज़्यादा दूर नहीं उतरी। उसकी भौहें तन गईं क्योंकि उसने पाया कि ये जिंग को सीधे बाहर नहीं ले जाया गया था। उसका क्या मतलब था? उसके पास अभी भी लड़ने की ताकत थी। निश्चित रूप से, जैसा कि ये ज़िवेन ने अनुमान लगाया था, ये जिंग का शरीर धीरे धीरे हिलने लगा था और उसके शरीर पर लगी चोटें भी धीरे धीरे ठीक हो गईं। उसके शरीर पर आभा तरंगों में बदल गई और फैल गई। लगभग बस थोड़ा सा और मैं तुम्हारे द्वारा मारा गया होता। ये जिंग की बर्फीली आवाज़ ऐसी लग रही थी जैसे वह नरक से निकली हो। मैंने मूल रूप से सोचा था कि इस प्रतियोगिता में कोई भी मुझे डराने में सक्षम नहीं होगा। बधाई हो, आपने सफलतापूर्वक मुझे क्रोधित कर दिया है। उसकी आंखें ठंडी थीं और उसके सिर के ऊपर से बहते खून ने ठंडक को और बढ़ा दिया। ये ज़िवेन, तुम वास्तव में नहीं जानते कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। मैंने तुम्हारा जीवन बख्शने का इरादा किया था, लेकिन तुमने वास्तव में मेरे साथ ऐसा व्यवहार करने का साहस किया। आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। ये जिंग का फिगर और भी भयानक होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि उनके शरीर में किसी तरह की सील खुल गई है। उनकी आभा, जो मूल रूप से लॉ फेज दायरे के 5वें स्तर पर थी, एक पल में टूट गई और लॉ फेज दायरे के 6ठे स्तर पर प्रवेश कर गई। वह टूट गया। सभी की आंखें फैल गईं और हर कोई देख सकता था कि उसने अपने साधना स्तर को बलपूर्वक बढ़ाने के लिए किसी गुप्त तकनीक का उपयोग नहीं किया। दूसरे शब्दों में, वह मूल रूप से लॉ फेज दायरे के 6ठे स्तर पर था, लेकिन वह पहले अपनी ताकत छिपा रहा था। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना अहंकारी था और वास्तव में कहा कि वह चैंपियन बनने जा रहा था। उनके पास ऐसा आत्मविश्वास था। ट्रांसेंडेंस क्षेत्र के 4थे और 5वें स्तर की तुलना में जो इन लोगों ने पहले प्रदर्शित किया था, उनकी ताकत स्पष्ट रूप से उनकी तुलना में बहुत अधिक मजबूत थी। कानून के चरण के दायरे के 6ठे स्तर की ताकत कानून के चरण के दायरे के 5वें स्तर के सभी विशेषज्ञों को हटाने के लिए पर्याप्त थी। कानून चरण दायरे का 6ठा स्तर, वह वास्तव में कानून चरण दायरे के 6ठे स्तर पर है। इस समय अनगिनत लोग चिल्लाए। ट्रांसेंडेंस दायरे का 6ठा स्तर युवा पीढ़ी के शीर्ष पर होने के लिए पर्याप्त था। अगर ये सुए और अन्य ने कोई प्रगति नहीं की तो शायद वे ये जिंग द्वारा दबा दिए जाएंगे।
यह दिखाने के लिए भी काफ़ी था कि ये जिंग ने 3 महीने के बॉक्स में अपनी बंद दरवाजे की खेती के दौरान शायद कुछ बड़े लाभ प्राप्त किए थे। अन्यथा उसकी साधना के लिए छलांग और सीमा से आगे बढ़ना असंभव होगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह ऐसा होगा। इस बार ये ज़िवेन मुश्किल में है। इस समय दर्शक सीटों में लुओसिटी शाखा परिवार के लोगों ने इस समय अपनी आंखें चौड़ी कर ली और उनके भाव अचानक बदल गए। हालांकि वे ये ज़िवेन में बहुत आश्वस्त थे और ये ज़िवेन के पास पहले जियागू जेंघाओ को हराने का रिकॉर्ड था। जियागू जेंघाओ लॉ फेज दायरे के केवल 5वें स्तर पर था। वह ये जिंग के समान स्तर का विरोधी नहीं था जो लॉ फेज दायरे के 6ठे स्तर पर था। अरे नहीं, ये ज़िवेन खतरे में है। किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये जिंग वास्तव में पारलौकिक क्षेत्र के 6ठे आसमान में प्रवेश करेगी। एक ये परिवार विशेषज्ञ जो मंच पर ऊपर बैठा था ने अपने चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान दिखाए। उनकी राय में ये ज़िवेन बस एक विदूषक था। वह जितना चाहे कूद सकता था, लेकिन वह पतझड़ के अंत में बस एक टिड्डा था। ये जिंग की श्रेष्ठता के क्षेत्र के 6ठे आसमान की साधना पूरी तरह से उजागर हो गई थी। उनके विशेष प्रशिक्षण के परिणाम भी पूरी तरह से प्रदर्शित हुए। ये जिंग के शरीर की आभा ऊपर की ओर बढ़ती रही। यह असामान्य रूप से भयानक लग रहा था। उसकी निगाहें ये ज़िवेन पर टिकी थीं, ठंडी और निर्दयी। उसके शरीर ने एक सर्वोच्च आभा प्रदर्शित की, हवा की एक लहर बनाई जो बाहर निकल गई, जिससे ये ज़िवेन के कपड़े हवा में लहरा गए। ये ज़िवेन 1 इंच भी नहीं हिली। भले ही उसने ये जिंग की आभा में बदलाव महसूस किया, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति में जरा भी बदलाव नहीं आया। ये ज़िवेन, आज तुम्हारे विनाश का दिन है। आज तुम्हारा मरना तय है। ये जिंग ने ये ज़िवेन का उपहास किया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और उसके शरीर पर आभा और भी अत्याचारी हो गई। यह एक कुंडलित अजगर या एक झुके हुए बाघ की तरह था। उसकी हथेलियां बीच हवा में झूल गईं और अनगिनत सितारे उसके हाथों में टिमटिमाने लगे। उन्होंने एक विशाल तारे का निर्माण किया जिसने ये ज़िवेन को दबा दिया। पहले की तुलना में ये जिंग ने जिस तारे को नष्ट किया था वह कई गुना अधिक अत्याचारी था। ये अफसोस की बात है, ये जिंग, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपने अपनी ताकत को छुपाया होगा। आप ट्रांसेंडेंस दायरे के 6ठे आसमान पर हैं। अगर येजू और अन्य लोगों ने इस प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया होता तो आप सक्षम होते सबको मिटा देना। आपके पास प्रथम स्थान प्राप्त करने का एक उच्च मौका था, लेकिन यह अफसोस की बात है कि आप मुझसे मिले। ये ज़िवेन ने बेहोश होकर कहा। जैसा आपने कहा, यह सब भाग्य है। यह भाग्य है कि आप केवल मेरे लिए मील का पत्थर हो सकते हैं। तुम हमेशा के लिए मेरे द्वारा दबा दिए जाओगे। क्या वह पागल है? ये ज़िवेन के शब्दों को सुनकर किसी ने कहा। ये जिंग ने पहले से ही अत्याचारी ताकत का प्रदर्शन किया था जो पहले कभी नहीं देखा गया था। पिछले वर्षों में उन्हें एक अत्याचारी विशेषज्ञ माना जा सकता था। हालांकि पैतृक पूजा समारोह के दौरान लड़ाई के लिए कोई आयु सीमा नहीं थी। आमतौर पर जब तक किसी की उम्र एक निश्चित सीमा से अधिक हो जाती है, वे नए लोगों को चमकने का मौका देने के लिए स्वचालित रूप से पैतृक पूजा समारोह में भाग लेना छोड़ देंगे। ये जू और अन्य लोगों की तरह व्यस्त होने और इस बार प्रतियोगिता में भाग न ले पाने के अलावा यह इसलिए भी था क्योंकि ये पहले से ही प्रसिद्ध हो चुकी थी और उसकी उम्र भी चेतावनी रेखा के करीब आ रही थी। इस बार यह कहा जा सकता है कि वह स्वचालित रूप से पीछे हट गया, जिससे उन युवा लोगों के लिए जगह निकल गई। उनके पूर्ववर्तियों के लिए भी यही था। यह एक मौन समझ बनाकर पीढ़ी दर पीढ़ी पारित किया गया था। यह कोई कठिन नियम नहीं था, लेकिन हर कोई इसका पालन करेगा। अन्यथा नए लोग कभी अपना नाम नहीं बना पाएंगे। बेशक ये जिंग, ये किंग, ये चेन और ये ज़िवेन जैसे लोग अलग थे। हालांकि वे काफ़ी पुराने थे, फिर भी वे कभी अलग नहीं हुए थे। दूसरे शब्दों में, उन्हें अपना नाम बनाने के लिए इन प्रतियोगिताओं की भी आवश्यकता थी। इसलिए उनकी भागीदारी के बारे में कोई कुछ नहीं कहेगा। इसलिए पिछले वर्षों में लगभग सभी चैंपियन ट्रांसेंडेंस दायरे के 5वें या 6ठे स्तर पर थे। ये जिंग को पिछले वर्षों में एक अत्यंत अत्याचारी गुरु माना जाता था। ये ज़िवेन ने वास्तव में यह कहने का साहस किया कि यह अफसोस की बात है कि वह उससे मिला। क्या वह सचमुच पागल है? ये जिंग, जो ट्रांसेंडेंस दायरे के 6ठे स्तर पर था, जियागू जेंघाओ की तुलना में बहुत अधिक अत्याचारी था। क्या ऐसा नहीं है? क्या वह अपने दिमाग से डर गया है? क्या वह पागल की तरह दिखता है? मुझे लगता है कि उसके पास अपना ट्रम्प कार्ड है। हर कोई इसके बारे में बात कर रहा था और ये कसिंग, जो ये कस्वेन के विपरीत था, भी इस समय थोड़ा स्तब्ध था। ये ज़िवेन अभी भी इतनी ताकत के सामने ऐसा आत्मविश्वास रख सकता था जिसने उसे थोड़ा हैरान कर दिया। हालांकि ये संदेह उसके दिल की गहराई में तुरंत दब गए। उसकी अत्याचारी ताकत के सामने कोई साजिश या चाल कुछ भी नहीं थी। जब हर कोई हैरान था, ये ज़िवेन हिल गई। उसके हाथ में एक भयानक ज्वलनशील लंबा ब्लेड दिखाई दिया और तुरंत हवा के खिलाफ उठ गया। अनगिनत लपटों ने उसके सिर के ऊपर एक विशाल भंवर बना लिया और इस भंवर में अनगिनत ज्वलनशील ब्लेड आभा बन गए। अत्याचारी कृपाण दुनिया को काट रहा है। ये जिंग की आभा बेतहाशा बढ़ने के बाद ये ज़िवेन की आभा भी आसमान छू गई, जिसे मात नहीं दी जा सकती।
ये जिवेन ने मूल रूप से उन्हें यह एहसास कराया था कि वह ट्रांसेंडेंस क्षेत्र के दूसरे स्तर के शिखर पर थे। फिर भी यह पहले से ही सभी की अपेक्षाओं से परे था कि वह अब तक सभी तरह से कुचल सकता था। लेकिन अब उसकी आभा तुरंत टूट गई और ट्रांसेंडेंस दायरे के तीसरे स्तर तक पहुंच गई। वह अपनी ताकत भी छुपा रहा है, सबने आश्चर्य से कहा। इस समय अंत में हर कोई जानता था कि एक शिवेन का आत्मविश्वास कहां से आया था। यह पता चला कि वह वास्तव में अपनी ताकत छुपा रहा था। पहले कोई लक्षण नहीं थे। अगर ये जिंग ने पारलौकिक क्षेत्र के छठे स्वर्ग में प्रवेश नहीं किया होता तो उसे अपनी असली ताकत प्रकट करने के लिए मजबूर करने का कोई तरीका नहीं होता। सभी को लग रहा था कि एक शिवेन अथाह थी। कुछ लोगों ने अब तक एक शिवेन को लड़ते हुए देखा था, इसलिए उनके दिलों में भावना और भी अथाह थी। यह ठीक था क्योंकि उन्होंने अब तक एक शिवेन का अनुसरण किया था। वे बहुत स्पष्ट थे कि एक शिवेन एक अथाह गड्ढे की तरह था। विरोधी चाहे किसी भी तरह का हो, विरोधी कितना भी मजबूत क्यों न हो, वह एक भयानक विशेषज्ञ की तरह था जिसका कोई निचला रेखा नहीं था। विरोधी कितना भी मजबूत क्यों न हो, वे उससे आसानी से हार जाते थे। इसने लोगों को यह भ्रम भी दिया कि यदि कोई दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ भी आता है तो वह और भी अधिक अत्याचारी शक्ति के साथ तुरंत विस्फोट कर सकता है और दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञ को हरा सकता है। हालांकि वे सभी जानते थे कि यह असंभव था, क्योंकि कोई भी आकाशीय क्षेत्र विशेषज्ञ आसानी से कानून अभिव्यक्ति दायरे के विशेषज्ञों के एक समूह को कुचल सकता था। ये जिवेन की शांति और प्रदर्शन ने सभी के दिलों में ऐसी भावना छोड़ दी थी। ये जिवेन के भंवर में अनगिनत सांकेतिक कानून इसमें नाचते थे, जैसे कि इसने एक छोटी सी दुनिया बनाई हो। लपटें, यह संसार अग्नि से बना है। केवल ये चेन ही नहीं थी जो कृपाण से दुनिया को खत्म कर सकती थी, ये जिवेन भी ऐसा कर सकती थी। यह वह घटना थी जो तब सामने आई जब उन्होंने वुड बर्निंग सेबर तकनीक को चरम सीमा तक समझ लिया। बूम, लंबी ज्वाला कृपाण और अनगिनत सितारों से जुड़ा बड़ा हाथ बीच हवा में टकरा गया। यह एक और धरती को झकझोर देने वाली टक्कर थी। अभी की तुलना में दोनों पक्षों की युद्धक शक्ति और विनाशकारी शक्ति उतनी सरल नहीं थी। यह बस कई गुना अधिक अत्याचारी था। वह छोटी सी दुनिया जो मूल रूप से युद्ध के लिए विशेष रूप से स्थापित की गई थी, वास्तव में इंच दर इंच रहने के लक्षण दिखाने लगी। दूसरे शब्दों में, दोनों की ताकत इस छोटी सी दुनिया की वहन क्षमता के करीब पहुंचने लगी थी। इस तरह की कृत्रिम छोटी दुनिया की तुलना अंत में प्राकृतिक रूप से बनी छोटी दुनिया से नहीं की जा सकती। यह ऐसा था मानो हवा में ऊर्जा की दो धाराएं आपस में टकरा गई हों। अनगिनत ऊर्जा तरंगें फूटी और फिर वायुतरंगें बनी जो सभी दिशाओं में बह गईं। यह दोनों पक्षों के बीच एक भयंकर मार्शल आर्ट प्रतियोगिता थी। ये जिंग, जो मूल रूप से बहुत तनाव मुक्त और कुछ हद तक उदासीन था, इस समय उसके चेहरे पर थोड़ा आश्चर्य दिखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये जिंग इस समय भी ऐसा हमला कर सकता है। मूल रूप से उन्होंने सोचा था कि उल्का विस्फोट ने उनके शरीर में ची को समाप्त कर दिया होगा। भले ही ये जिंग ने अपनी ताकत को छुपाया हो, लेकिन वो इतनी जल्दी ठीक नहीं हो पाएगा और इस तरह का हमला नहीं कर पाएगा। हालांकि इस समय उसके पास बहुत अधिक सोचने का समय नहीं था। वह केवल अपने शरीर में क्यूई को परिचालित कर सकता था और स्टारलाइट को अधिक चमकदार बनाने के लिए येजिवेन की ज्वाला कृपाण आभा को अवरुद्ध करने के लिए इसे पागलपन से स्थानांतरित कर सकता था। यह सिर्फ एक आखिरी खाई संघर्ष है। येशिवेन के मुंह में एक उपहास कौंध गया। मूल रूप से वह अपनी ताकत को उजागर नहीं करना चाहता था। वह केवल लॉफेज दायरे के 5वें आसमान की युद्ध शक्ति से जीतना चाहता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह बहुत स्पष्ट था कि पूरे ये परिवार में कई लोग उससे बहुत दुश्मनी रखते थे। इससे पहले कि उसके पास इन लोगों के विवरण का पता लगाने का कोई तरीका हो, ट्रम्प कार्ड रखना बेहतर था। ये ट्रम्प कार्ड अगोचर लग रहे थे, लेकिन वे एक महत्वपूर्ण क्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि अब जबकि ये जिंग ने भी कानून के चरण के दायरे के छठे आसमान में प्रवेश कर लिया था, मूल योजना का उपयोग बिल्कुल नहीं किया जा सकता था। यह सब व्यर्थ था। यह केवल इस तथ्य को उजागर कर सकता है कि वह कानून के चरण के दायरे के छठे आसमान की युद्ध शक्ति तक पहुंच गया था। चूंकि यह उजागर हो गया था, इसलिए कोई वर्जित नहीं था। अपनी पूरी ताकत से हमला करो और ये जिंग को हराओ। इस बार वह चांदी की थाली में चैंपियनशिप को कभी नहीं छोड़ेंगे। वह 9 रिवॉल्यूशन ताइक्वान गोल्डन पिल पाने के लिए दृढ़ संकल्पित था। उन्होंने तुरंत अपने सर्वोत्कृष्ट सार के उत्पादन में वृद्धि की। उसका सर्वोत्कृष्ट सार मूल रूप से ये जिंग की तुलना में बहुत अधिक मोटा था, और जो सर्वोत्कृष्ट सार प्रस्फुटित हुआ वह भी उसके ऊपर था। लगभग एक पल में इसने बड़े तारों के हाथ को पूरी तरह से कुचल दिया। बूम! ऊर्जा की दो धाराओं से एक तेज आवाज आई। अनगिनत तारों के प्रकाश से जुड़ा बड़ा हाथ तुरंत ही शून्यता में बिखर गया, अंतहीन तारों की रोशनी में बदल गया और आकाश में फैल गया। येजिवेन की उग्र कृपाण आभा बिल्कुल भी धीमी नहीं हुई। ये जिंग की दिशा में सीधे स्लैश करता रहा। अरे नहीं, यह कैसे हो सकता है? इस समय ये कुसी को आखिरकार एहसास हुआ कि कुछ गलत था। उसने अपने पैर पटके और बेतहाशा भागने लगा। वह भागने की कोशिश करते हुए तारों से भरे आकाश में बदल गया। तुम्हें क्या लगता है?
तुम कहाँ जा रहे हो? तू जीवेन ठंडेपन से चिल्लाया। उग्र कृपाण की आभा उससे भी तेज थी। एक पल में इसने पहले ही ये जिंग को पकड़ लिया था। टकराना। एक अत्यंत जोर की दुर्घटना की आवाज आई। ये जिंग सीधे उग्र कृपाण आभा से टकरा गई थी। उसकी पीठ पर एक बड़ी दरार दिखाई दी, लगभग उसका पूरा शरीर आधा कट गया। उसका पूरा शरीर लगभग बिखर गया। क्या आंतरिक कवच, क्या शरीर की सुरक्षा! जेन युआन, ये जिवेन की धधकती सेबर क्यूई ने सब कुछ तुरंत नष्ट कर दिया। यह ठीक इन बाधाओं के कारण था कि वह आखिरकार अपने जीवन को बचाने में सक्षम था और ये जिवेन द्वारा मौके पर ही उसे आधा नहीं काटा गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये शिवेन का पीछे हटने का कोई इरादा नहीं था। अगर ये जिंग होती तो ये जिंग बिल्कुल भी पीछे नहीं हटती। वास्तव में वह एक शिवेन को वहीं पर मारने के लिए उत्सुक था। फिर भी ये जिवेन का शरीर लगभग फटा हुआ था। वह सीधे जमीन में पटक दिया, सीधे एक बड़ा गड्ढा बना दिया।